गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बार कंफर्म करेंगे इफ माय वॉइस इज क्लियर। अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। गुड मॉर्निंग माधवी, गुड मॉर्निंग अनूप, गुड मॉर्निंग यूपीएससी। मेरी आवाज, यस, आरू ने कंफर्म कर दिया है, माय वॉइस इज क्लियर। ओके ग्रेट। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवांस टैक्स स्टार्ट किया था, उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया, राइट? वो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक 5 मिनट का क्विक रिकैप ले लेते हैं, एडवांस टैक्स में हम लोगों ने क्या क्या किया, राइट? एक 5 मिनट का क्विक रिकैप लेंगे और उसके बाद सीधा हम लोग जो 5-7 मिनट का एडवांस टैक्स का एक छोटा सा पार्ट रहता है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, राइट? एडवांस टैक्स लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। क्या क्या देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सेक्शन 207, राइट? सेक्शन 207 क्या बोलता है? एवरी पर्सन हैज टू पे एडवांस टैक्स। हर पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना है, राइट? हर पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना है। सेक्शन 208 क्या बोलता है? टैक्स, एडवांस टैक्स पे करना है अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी, राइट, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000। अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की पूरे साल की आएगी तो मुझको एडवांस टैक्स पे करना है। सेक्शन 209, 210, जस्ट अ मिनट, सेक्शन 210, ये दो असेसिंग ऑफिसर की पावर के बारे में बात करते हैं। असेसिंग ऑफिसर के पास क्या क्या पावर है एडवांस टैक्स से रिलेटेड, उससे आपको कैसे डील करना है वो मैंने अभी कवर नहीं करवाया, ये पार्ट मैं आज कवर करवाऊंगा, राइट? और लास्ट हम लोगों ने देखा था सेक्शन 211 जो कि बात करता है कि एडवांस टैक्स मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में। कौन कौन सी 4 इंस्टॉलमेंट? पहली इंस्टॉलमेंट जो मेरी ड्यू होगी वो मेरी होगी 15 जून को, एवरी ईयर 15 जून को, राइट? 15 जून तक मेरा पे हो जाना चाहिए। देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरी ड्यू होगी 15 सितंबर को, थर्ड 15 दिसंबर और फोर्थ 15 मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, 2024-25, तो मेरे इस प्रीवियस ईयर के लिए मेरी जून 2024, राइट, सितंबर 2024, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2025, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट? ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। तो मेरे को कितना कितना पे करना है? 15 जून तक मेरे को 15%, टोटल 15% पे कर देना है। 15 सितंबर तक टोटल 45% पे कर देना है, राइट? 15 सितंबर तक मेरे को टोटल 45% पे कर देना है। 45 का मतलब ये नहीं है कि मेरे को टोटल दोबारा से 45 15 सितंबर को देना है। जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं उसको मिलाकर टोटल 45% मेरे को पे कर देना है। तो 15 में ऑलरेडी अगर दे चुका हूं तो मेरे को 30 और पे करना रहेगा 15 सितंबर तक। इन टोटलिटी 45 चला जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास मेरा, राइट? 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक
100% मेरे को गवर्नमेंट को पे कर देना है, राइट। मैंने फ्रेंड्स एक और बात आपको बताया था कि प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, हर क्वार्टर में रिविजिट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं एडवांस टैक्स को, और उसके हिसाब से हर क्वार्टर में मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, राइट। तो जो भी मैंने पहले कम दिया या ज्यादा किया वो अगले क्वार्टर में एडजस्टमेंट हो जाती थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम रिकैलकुलेट करते थे। इसको प्रैक्टिकली मैंने एक एग्जांपल के थ्रू करके भी दिखाया था, राइट। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यहां पर एक एक्सेप्शन भी था, राइट। एक्सेप्शन क्या था कि अगर मान लो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट 15% की जानी है, बट अगर मैंने 12% भी पे कर दिया, 12% भी पे कर दिया, तब भी आपको इस क्वार्टर का एडवांस टैक्स पे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। नॉर्मली अगर आप डिले करते हो पेमेंट में तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, बट अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट में, राइट, सॉरी, अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, डिले नहीं शॉर्ट पेमेंट, डिले पे तो इंटरेस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। शॉर्ट पेमेंट अगर आपने किया, राइट, और वो 15 जून तक पे नहीं हो पाया, तो आपको उस शॉर्ट पेमेंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता था अंडर सेक्शन 234C, राइट। बट अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया कोई दिक्कत नहीं, कितना 12% तक भी आपने अगर पे कर दिया तो यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में बोला अगर आपको 36% तक भी अगर आपने पे कर दिया है तब भी आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं, कोई आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट में मेरे को छूट दे दी गई कि थोड़ी बहुत अगर शॉर्ट पेमेंट है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी शॉर्ट पेमेंट? पहली में 15 की जगह 12 तक करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी में आप 45 की जगह 36 तक करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स कोई छूट नहीं है। जितना शॉर्ट रहेगा, जो भी शॉर्ट रहा, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट नहीं कराया, एक दिन का भी डिले हम लोगों ने देखा था 3 महीने की सीधा आपको इंटरेस्ट पे करना है, राइट। अंडर सेक्शन 234C 234C बोलता था कि अगर आपने पहले क्वार्टर में जितना भी अमाउंट शॉर्ट पेमेंट किया है या नहीं पे कराया, उस पर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है फॉर 3 मंथ, सीधा 3 महीने का, एक दिन का डिले 3 महीने का। दूसरी इंस्टॉलमेंट, राइट, दूसरी इंस्टॉलमेंट पर भी आपको 1% पर मंथ, राइट, इंटू 3 महीने का। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे भी आपको 1% पर मंथ इंटू 3 महीने, राइट। तो जून, सितंबर, दिसंबर जो भी इंस्टॉलमेंट मेरी ड्यू होगी उस पर मेरे को 3 महीने का 1% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। बट फोर्थ इंस्टॉलमेंट में मेरे को 1% पर मंथ इंटू 1 मंथ का केवल देना है, क्योंकि मार्च से 31 मार्च का चाहिए बस। बाकी सारे केसेस में 15 जून से 15 सितंबर 3 महीने, 15 सितंबर से 15 दिसंबर 3 महीने, दिसंबर से मार्च 3 महीने, इसलिए 3 महीने का चार्ज कर रहे थे। बट यहां पर वो कहते हैं 31 मार्च क्लोज हो जाता है, हमें केवल एक ही महीने का चाहिए, राइट। तो 1 महीने का यहां से वो आप यहां पे आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे। तो ये 234C में मेरे को इंटरेस्ट देना होता था। दूसरा फ्रेंड्स होता था हमारे पास एक सेक्शन 234B 234B क्या बोलता था कि C जो चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, वो केवल 31 मार्च तक का चार्ज कर रहा है। कब तक का? इंटरेस्ट टिल 31 मार्च, राइट। इंटरेस्ट टिल 31 मार्च चार्ज कर रहा है 234C। आपने 31 मार्च तक भी अमाउंट पे नहीं किया तो जितना शॉर्टफॉल है वो आपको पे करना है 234B में इंटरेस्ट। लेकिन 234B लगाने से पहले एक हमें चेक करना था। क्या चेक करना था? कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है, मैंने जो टैक्स पे किया है, राइट, टैक्स पेड, ये मुझे चेक करना है वेदर इट इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अगर 1 लाख रुपए की निकलती है ईयर एंड पे और मैंने टैक्स पे कर दिया 90,000 या उससे ज्यादा, 90,000 या उससे ज्यादा अगर मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो मुझे कोई भी 234B में इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने 90% से कम पे किया, मेरे इस केस में 90,000 की जगह अगर मैंने 85,000 टैक्स पे किया, राइट, 15,000 का शॉर्टफॉल, कितना पे किया मैंने? 85% केवल। आपको 234B में बैलेंस जो 15,000 है उस पे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। और ये इंटरेस्ट मेरा फ्रेंड्स चार्ज होना शुरू हो जाएगा कब से? 1 अप्रैल, राइट। 1 अप्रैल से मुझे ये इंटरेस्ट देना है। कब तक देना है? जब मैं एक्चुअली टैक्स की पेमेंट करूंगा। जिस दिन मैं एक्चुअली टैक्स की पेमेंट करूंगा उस डेट तक का मुझे 1%, राइट, 1% पर मंथ के हिसाब से अंडर सेक्शन 234B मुझे इंटरेस्ट देना होगा। यहां पर एक चीज ध्यान देना है
कि यहां पर अगर कोई पार्ट ऑफ द मंथ आता है, नंबर ऑफ डेज, सपोज 1 अप्रैल से मेरा जो डेज पड़ता है, मैंने 5 नवंबर को पेमेंट किया, तो नवंबर को मैं फुल मंथ काउंट करूंगा, नवंबर को फुल मंथ काउंट करूंगा। तो यहां पर फ्रेंड्स इनकम टैक्स में यहां पर ही नहीं, आगे भी आपको मिलेगा, जहां पर भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वहां पर पार्ट ऑफ मंथ नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, नंबर ऑफ डेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सीधा नंबर ऑफ डेज का नहीं है, सीधा पार्ट ऑफ मंथ को फुल मंथ में कंसीडर कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। और मैं फ्रेंड्स आपको सीधा सा एक रीजन बता देता हूं कि पार्ट ऑफ मंथ को ये फुल मंथ में क्यों कंसीडर करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट फ्रेंड्स बहुत पुराना है, 1961, राइट, 1961 में फ्रेंड्स ये एक्ट बना। उस टाइम आप कंप्यूटर तो छोड़ दो, ठीक से लोगों के पास कैलकुलेटर भी नहीं होते थे, राइट, कैलकुलेटर तक प्रॉपर लोगों के पास नहीं थे, कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल था, मैनुअल पेपर पे बैठ के कैलकुलेशन की जाती थी। और आप सोचो असेसिंग ऑफिसर जिसके पास इतनी सारी रिटर्न्स आए और अब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है लोगों के कि ठीक पे हुआ नहीं हुआ, राइट, और नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, तो फ्रेंड्स सोचो उसका क्या हाल होगा, राइट। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, राइट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पार्ट ऑफ द मंथ के कॉन्सेप्ट को हटा के फुल मंथ, राइट, आपको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें कि पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ। बट जीएसटी अपना जो आया है वो 2017 में आया। जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट है, 3 दिन का डिले 3 ही दिन का इंटरेस्ट, 5 दिन का डिले 5 दिन का इंटरेस्ट, क्योंकि वो आज आया है, आज के टाइम के हिसाब से बना है। तो फ्रेंड्स लॉ भी जो बनता है ना वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से बनता है कि प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। उस टाइम पर वो चीज पॉसिबल नहीं थी, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना, इसलिए नहीं है, वो आज तक चला आ रहा है। कल को मान लो कभी ये एक्ट चेंज होता है, होपफुली डायरेक्ट टैक्स कोड जल्दी आ जाएगा। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड इनकम टैक्स की जगह पर आता है, राइट, जब भी, तो हो सकता है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिले, बट अभी नहीं है, राइट, अभी नहीं है। तो यहां पर मेरे को पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ कंसीडर करना है, चेक करना है क्या कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी पे हो चुकी है वो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का 90% या उससे ज्यादा पे हो गई, यस, तो कोई अंडर सेक्शन 234 भी इंटरेस्ट नहीं देना, 90% से अगर कम है तो आपको इंटरेस्ट देना है। तीसरा फ्रेंड्स एक इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा था अंडर सेक्शन 234A, ये बोलता है कि सिंपल बोला कि भैया आप जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर दो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट तक। रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट मेरे केस में सपोज 31 जुलाई थी 2025, 31 जुलाई 2025, आप डिले करो 1 अप्रैल के बाद भी, बट 31 जुलाई 2025 तक तो पे कर दो। अगर नहीं पे किया तो वो कह रहा है फिर एक और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अंडर सेक्शन 234A, दिस इज ऑल्सो 1% पर मंथ, राइट। और यहां पर भी फ्रेंड्स पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ कंसीडर करेंगे। और कब तक लगेगा 1% पर मंथ? रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट जिस दिन निकली उसके अगले दिन से। 31 जुलाई अगर मेरे केस में है तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और कब तक? मान लो 5 नवंबर को फाइल की तो 5 नवंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का पूरा लगेगा, राइट। अगर मेरे केस में 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की तो वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, 1 ही महीने का लगेगा, राइट। तो 234B, 234A, 234B में 90% का हमें देखना है, राइट। 234B और C लगेंगे ही तभी जब आपकी टैक्स लायबिलिटी टोटल 10,000 से ज्यादा है, राइट। तो सिंपल सेक्शन 208 ने बोल दिया कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तभी आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अदरवाइज पे ही नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है पे करने की। तो जब मेरी लायबिलिटी ही नहीं है पे करने की तो 234C मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा अगर मेरी लायबिलिटी एक्चुअली 10,000 से कम है। मैंने असेस किया लायबिलिटी कितनी है जी, 10,000 से कम, 9,500 रुपए की निकल के आई। मेरे को ना 234C के हिसाब से फॉलो करना है, राइट। यानी कि मेरे ऊपर ये इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं होंगी। जब ड्यू ही नहीं होती 234C की बात ही खत्म हो जाती है। जब मेरी इंस्टॉलमेंट ही ड्यू नहीं होती 234B की बात भी खत्म हो जाती है। किस चीज का? एडवांस टैक्स। जब रिटर्न फाइल करूंगा तब सारा टैक्स पे कर दूंगा 9,500, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स बोला गया कि 234A तो लगेगा ही लगेगा, यानी रिटर्न आपका टैक्स 10,000 से कम भी है, राइट। तो ये 10,000 का जो आप प्रोविजन देख रहे हैं फ्रेंड्स, राइट, ये जो 10,000 वाली बात हो रही है कि एप्लीकेबल नहीं है, राइट, ये एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है टू 234C, 234B अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ए जो है वो अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ए बात करता है फ्रेंड्स, वो बोलता है जी आप रिटर्न की डेट तक तो कम से कम दे दो, उस तक भी नहीं दिया तो मतलब आप बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके साथ कोई बख्शियत नहीं है, आपको कोई 10,000 की छूट नहीं मिलेगी। आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है
रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट के बाद से आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। सिंपल बात। 234A में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 234A पे कोई एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। कोई 10,000 वाला नहीं, कोई 90% वाला नहीं, कुछ नहीं, राइट? क्योंकि ये भाई साहब बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट कोई छूट इनको देना नहीं चाहती। ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा 234A में। ये सारा कुछ फ्रेंड्स हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, राइट? 5-7 मिनट लगा के फ्रेंड्स जो पार्ट रह गया था वो हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? लास्ट फ्रेंड्स रहता था सेक्शन 209 और 210, जिसके अंदर बताई गई है कि पावर क्या है असेसिंग ऑफिसर के पास, राइट? असेसिंग ऑफिसर के पास क्या क्या पावर अवेलेबल है। तो इफ एन इंडिविजुअल हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स and the assessing officer believe that the person is liable to do so, the assessing officer may issue a notice in form number 8. Form 8 में वो उसको notice issue कर सकता है directing the individual to pay advance tax. This power is exercised when certain conditions are met. Friends, क्या कह रहा है वो? कह रहा है किसी पर्सन ने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, ठीक है? असेसिंग ऑफिसर को के पास पुराना रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे उसने देखा कि यार इस पर्सन का तो एडवांस टैक्स आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, अभी तक पे नहीं किया। वो क्या करेगा? फॉर्म 28 में उसको एक नोटिस इशू कर देगा। फॉर्म 28 में एक नोटिस इशू कर देगा और उसको कैलकुलेशन बना के दे देगा कि जी इतना आपको एडवांस टैक्स पे करना है, राइट? अब किस बेसिस पे वो कैलकुलेशन होंगी, कैसे तय करेगा कि कितना अमाउंट होना चाहिए एडवांस टैक्स का, उसका तरीका बताया है। कंडीशन फॉर इशूइंग नोटिस, द असेसिंग ऑफिसर कैन इशू सच नोटिस only if individual has already undergone a regular assessment in any prior year. Regular assessment include scrutiny assessment under section 143(3), best judgment assessment under section 144. शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है ये। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ना रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, हम अपनी जैसे आप लोगों ने कंपटीशन बनाई, सारी कंपटीशन आप बनाओगे, टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, 234 ABC लगाओगे, फाइनल टैक्स की लायबिलिटी निकलेगी, उसके बेसिस पे अपनी रिटर्न रेडी करोगे जो आईटीआर के फॉर्म है। अलग अलग एसएससी पे और अलग अलग फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, राइट? तो आप अपने हिसाब से अपना एक फॉर्म भरोगे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप रिटर्न को फाइल कर दोगे। सपोज आपने रिटर्न फाइल कर दी, अब वो रिटर्न जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट में कोई एक ऑफिसर उसको चेक करेगा। अब वो चेक करता है और उसको कुछ प्रॉब्लम मिलती है या उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको लगा नहीं इस रिटर्न को डिटेल में चेक करना चाहिए, तो वो क्या करेगा? आपको एक नोटिस इशू कर देगा, कहेगा जी डिटेल लेकर आओ, ये मुझे रिकॉर्ड देखना है, ये रिकॉर्ड देखना है, ये रिकॉर्ड देखना है, ये रिकॉर्ड देखना है। वो सारी रिकॉर्ड चेक करेगा आपका। इसको बोलते हैं स्क्रूटनी, राइट? स्क्रूटनी असेसमेंट क्या है? ये स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) कि उसने आपको डिटेल मांगी, आपसे डिटेल आई, अब वो उनको चेक कर रहा है, फर्दर कुछ चाहिए होगा फिर आपसे मांगेगा, चेक करेगा। दिस इज कॉल्ड स्क्रूटनी असेसमेंट की आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी हो रही है, राइट? इसको बोलते हैं कि रिटर्न की स्क्रूटनी हो रही है, स्क्रूटनी असेसमेंट, राइट? नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में जो आप फाइल करते हैं, अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं निकली, प्राइमा फेसिया उसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो वो रिटर्न एज इट इज एक्सेप्ट हो जाती है। हार्डली कुछ परसेंट केसेस में स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी इतना ना टाइम है और ना इतनी बड़ी मैन पावर है कि वो हर रिटर्न की स्क्रूटनी असेसमेंट करे, राइट? तो कुछ रिटर्न्स की स्क्रूटनी की जाती है जहां उनको डाउट लगता है या जहां उनको लगता है कि बड़े केसेस है, बड़ी इनकम है, करनी चाहिए। ठीक है जी। एक होता है बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है? सपोज आपने रिटर्न फाइल की और रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट ने आपसे बोला कि आप डिटेल दो, आप डिटेल नहीं दे रहे, आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे, आप चुप बैठे हो, आप गायब हो, आप कोई बात करना नहीं चाह रहे डिपार्टमेंट से, राइट? तो डिपार्टमेंट भी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो डिपार्टमेंट आपको कुछ जो एक्ट के हिसाब से जो लॉ बोलता है उतने नोटिस इशू करेगा और उसके बाद आपको क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर देगा अपने हिसाब से। बेस्ट जजमेंट कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हारी ना इनकम इतनी होनी चाहिए, वो उठा के कुछ भी निकाल देगा, राइट? और आप पे टैक्स की लायबिलिटी निकाल देगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी, राइट? बट उसका भी आगे प्रोसेस है कि उसको कैसे डील करना है। बट यस कि स्क्रूटनी असेसमेंट क्या हुआ? आपकी बुक्स की चेकिंग हो रही है। बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट क्या हुआ? कि आपसे डिटेल मंगवाई गई, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप गायब हो गए, तो डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से असेसमेंट कर दिया, अपने हिसाब से आपकी टैक्स की लायबिलिटी निकाल दी और डिमांड खड़ी कर दी आपके अगेंस्ट कि भैया इतना पे करो। दिस इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। तो अगर आपका बात कह रहा है, अगर आपका प्रीवियसली इन दोनों में से कोई भी असेसमेंट हो चुका है,
चाहे बेस्ट जजमेंट हुआ है चाहे स्क्रूटनी हुआ है पिछले किसी साल में, कौन से साल, किसी भी। हम कौन से साल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2024-25। 2024-25 से पहले कभी भी किसी भी साल में अगर आपका चाहे स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुका है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो चुका है, तभी वो आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट के लिए नोटिस इशू कर सकता है, अदरवाइज वो करेगा ही नहीं। अदरवाइज जो आप अगर आप नहीं पे कर रहे तो नहीं कर रहे, वो कब इशू करेगा, जब ये दो कंडीशन पूरी होंगी, दो में से एक काम हो चुका है। क्या, या तो स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुका है या बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट आपका हो चुका है। अगर इनमें से कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, आपका नॉर्मल आपने रिटर्न फाइल की, एक्सेप्ट हो गई, रिटर्न फाइल की, एक्सेप्ट हो गई, कोई असेसमेंट नहीं, कोई स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं, कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं, तो आपसे कोई डिमांड नहीं आएगी एडवांस टैक्स की। फॉर्म 28 कोई आपके पास नहीं आएगा, असेसिंग ऑफिसर इशू नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि दो में से एक असेसमेंट मेरा हो चुका हो। देन डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड इनकम। अब एस्टिमेटेड इनकम वो निकालेगा कैसे, कैलकुलेट कैसे करेगा। अपॉन इशूइंग द नोटिस, the income for relevant year is estimated based on the latest previous year for which the person has been assessed through regular assessment. However, if the individual has filed a return in the subsequent year and declared a higher income, that higher income will be considered the estimated income for the current year. क्या कह रहा है समझ लेते हैं, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। यही नीचे बता देता हूं यहां पर, राइट। वो ये कह रहा है, देखो सपोज हम बात कर रहे हैं 2024 और 25 की, 2024-25 कह रहा है इससे पहले किसी भी साल में अगर आपका बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुका है तभी नोटिस आएगा। ठीक है, तो इससे पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड बना लेते हैं, कुछ 2023, 2022, 2021, 2020, ये हो जाएगा 23, 24, 22, 23, 21, 22, 2021। ये मेरे पिछले 4 प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड मैंने चेक किया और इसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर मेरा 2021-22 में स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुका है, राइट, स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुका है। और इसके अंदर इनकम जो डिक्लेयर की गई थी, लेटेस्ट जो हुआ है वो ये हुआ है, इससे पहले भी कभी हुआ होगा, बट पिछले साल में यहां पर मेरा स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ जिसके अंदर मेरी इनकम जो थी 25 लाख रुपए की असेस की गई थी, 25 लाख रुपए फाइनल इनकम थी। तो उसने देखा कि 25 लाख रुपए लेटेस्ट कौन सा हुआ जी, 21-22 में हुआ था, कितनी इनकम थी 25। वो कह रहा है इसी के बेसिस पे 24-25 में बोलो जी 25 लाख के हिसाब से आपका इतना एडवांस टैक्स बनता है, आप पे कराओ। वो इस इनकम को उठा लेगा, बेसिस इस इनकम को ले लेगा। क्लियर है, ठीक है, कि जो भी लेटेस्ट असेसमेंट हुआ है, लेटेस्ट असेसमेंट इससे पहले भी असेसमेंट हो सकता है हुआ हो किसी साल में, बट लेटेस्ट यही वाला है। इसके बाद कोई नहीं हुआ, ना 21 में हुआ, ना 23-24 में हुआ, ना 22-23 में हुआ, 21-22 में हुआ। स्क्रूटनी ऐसा नहीं है हर साल होती है, हर साल भी जरूरी नहीं है वो, राइट। तो इस साल में वो 24-25 में आपको एक नोटिस इशू कर देगा, किसमें, फॉर्म 28 में, कि जी आप 25 लाख के हिसाब से आप इतने की टैक्स लायबिलिटी बनती है, इतना आपका ये इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आप पे कराओ। अब एसएससी को लगा कि यार ये 25 लाख तो बहुत ज्यादा है, मेरा तो बिजनेस डाउन हो गया, मेरी तो इनकम ही 15 लाख रह गई है, राइट, मेरी तो इनकम ही 15। अच्छा नहीं, उससे पहले एक पॉइंट और, ठीक है, 25 लाख। अब हो सकता है एसएससी ने इसके बाद ये रिटर्न फाइल की थी, रिटर्न तो फाइल की होंगी ना इस साल की, स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हुआ, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन एसएससी ने अपनी रिटर्न डिपार्टमेंट को फाइल की होंगी। तो सपोज इसमें इसने इनकम दिखाई 24 लाख रुपए की, यहां पर इनकम दिखाई 30 लाख रुपए की, इसने 30 लाख की इनकम दिखाई। तो वो कह रहा है यहां पर कि वैसे तो लेना है जहां स्क्रूटनी असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है, लेकिन उस असेसमेंट के बाद अगर एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल की है जिसमें उस असेसमेंट से ज्यादा इनकम दिखा दी, मतलब ये 30 लाख दिखा दी, तो कह रहा है फिर वो हायर इनकम उठाएगा। कौन सी इनकम उठाएगा, हायर इनकम। वो कह रहा है वैसे तो असेसमेंट जो हुआ है वो इनकम लेंगे, लेकिन उस असेसमेंट के बाद अगर आपने कोई लेटेस्ट रिटर्न फाइल की है और उसके अंदर हायर इनकम दिखा दी है, तो हम वो हायर इनकम ले लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स, राइट। पढ़ के देखो दोबारा, इस लाइन को समझ में आएगा। अपॉन इशूइंग द नोटिस, द इनकम फॉर रेलिवेंट ईयर इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर फॉर विच पर्सन हैज बीन असेस्ड। कह रहा है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जो भी है ना, उसके बेसिस पे हम ले लेंगे, लेकिन कह रहा है रेगुलर, हाउएवर इफ द इंडिविजुअल हैज फाइल्ड और रिटर्न इन द सब्सिक्वेंट ईयर,
बाद के किसी साल में कोई रिटर्न फाइल की एंड डिक्लेयर्ड हायर इनकम, दैट हायर इनकम विल बी कंसीडर्ड एस्टिमेटेड इनकम फॉर द करंट ईयर। वही एस्टिमेटेड इनकम मेरी बन जाएगी करंट ईयर की। तो सिंपल इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ था 25 लाख पे, उसके बाद उसने रिटर्न फाइल की 24 लाख, उसके बाद उसने रिटर्न फाइल की 30 लाख, 24-25 में असेसिंग ऑफिसर को कौन सा नंबर लेना है? सिंपल 30 लाख। फिर ये 25 लाख नहीं होगा, ये 30 लाख हो जाएगा, राइट? 30 लाख कि वैसे तो असेसमेंट वाला उठाओ, लेकिन असेसमेंट के बाद अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल की है, कोई असेसमेंट चाहे नहीं हुआ उसका उस साल में, लेकिन रिटर्न फाइल की और वो इनकम थी हायर एज कंपेयर टू असेसमेंट इनकम, तो उस हायर वाली को उठा लो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है जी, सिंपल ये बोल रहा है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आगे कह रहा है डिफॉल्ट एंड पेनल्टी। इफ पर्सन फेल्स टू पे द एडवांस टैक्स आफ्टर रिसीविंग द नोटिस, दे विल हैव टू ट्रीट एन एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा कि भैया ये एसएससी इन डिफॉल्ट है अंडर सेक्शन 1218। इन सच केसेस असेसिंग ऑफिसर मे इंपोज ए पेनल्टी इक्वल्स टू द अमाउंट द अनपेड एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 221। वो कह रहा है अगर आपने नोटिस इशू हुआ, आपने टैक्स की पेमेंट नहीं किया, तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे और उस केस में असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। कितनी? इक्वल्स टू दी अनपेड एडवांस टैक्स अमाउंट। अनपेड एडवांस टैक्स अमाउंट कि भैया जो आपका अनपेड एडवांस टैक्स है उतने की पेनल्टी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर आपको आगे भी जाके और देखने को मिलेंगी कहीं कहीं जगह कि जो पेनल्टी है नॉर्मली वो इक्वल्स टू 100% के आसपास ही है, बट मैक्सिमम पेनल्टी कहीं कहीं आपको मिलेगी 300% तक की पेनल्टी लगा सकता है, राइट? तो असेसिंग ऑफिसर के पास काफी पावर है, बट कोई भी वो पेनल्टी लगाने से पहले, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वो एक शो कॉज नोटिस इशू करता है। कारण बताओ नोटिस कि ये पेनल्टी हम आपके ऊपर क्यों ना लगाएं। बट ये चीज आपके को अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, राइट? अगर आपने प्रॉपर रीजन दे दिया कि भाई इसलिए मेरे ऊपर ये पेनल्टी मत लगाओ, तो वो पेनल्टी आपकी छूट भी सकती है, अदरवाइज वो लग भी सकती है, राइट? तो यहां पर वो कह रहा है कि आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो सकते हो। अब राइट टू सबमिट ओन एस्टीमेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इंडिविजुअल बिलीव देयर टैक्स लायबिलिटी विल बी लेस देन द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर ने जो कैलकुलेट किया उसकी लायबिलिटी उससे कम आएगी, दे में सबमिट रिप्लाई इन फॉर्म 28A। फॉर्म 28 में असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा, 28A में एसएससी असेसिंग ऑफिसर को रिप्लाई करेगा, अपना रिप्लाई करेगा, प्रोवाइडिंग देयर ओन एस्टीमेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अपने एस्टीमेट बनाएगा कि देखो मेरे हिसाब से ये है, द इंडिविजुअल कैन देन पे एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन दिस एस्टीमेट। तो अगर मैं इस एग्जांपल में लूं कि जी असेसिंग ऑफिसर ने 24-25 में 30 लाख के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। 30 लाख के हिसाब से कितनी निकलती है? 4.5 लाख और 1.40, 4.5 लाख और 1.40 करीब 6 लाख, 5,90,000 रुपए, राइट? इसमें एजुकेशन सेस और ऐड कर दो, राइट? एजुकेशन सेस और ऐड कर दो 4%। तो जो भी ये लायबिलिटी निकलेगी वो असेसिंग ऑफिसर मांग लेगा जी। 5.90, 6, 6.25 लाख जो भी निकलती है वो आपसे मांगेगा, राइट? 6, 6.25 पे जो इंस्टॉलमेंट बनती है परसेंटेज के हिसाब से, वो परसेंटेज लगा के मांग लेगा, ठीक है? अब आप कहते हो जी मेरी इतनी बनती नहीं है, मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया, आपने गलत एस्टीमेट लगा दिया, तो आप फॉर्म 28A में उसको रिप्लाई करोगे कि सर देखो आपसे गलती हुई है, राइट? फ्रेंड्स एक सेकंड होल्ड कर, राइट? तो अब मेरे को लगता है फ्रेंड्स कि मेरे पास जो नोटिस आया वो गलत है, मेरे को इतने का लायबिलिटी पे नहीं करनी है, मेरा बिजनेस काफी डाउन चला गया है, मेरा बिजनेस ही काफी डाउन चला गया है, काफी पोर्शन मैंने बिजनेस का बंद कर दिया, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। तो मैंने बोला जी सर मेरी एस्टिमेटेड जो बनती है ना इनकम वो 15 लाख बनती है, और 15 लाख के हिसाब से 1,40,000 का मेरा टैक्स बनेगा। तो वो कहेगा कोई बात नहीं, 28A में आप अपना रिप्लाई तैयार करो और उसमें बताओ जी मेरी इनकम ये रीजन से 15 लाख चली गई है, 15 लाख के हिसाब से मेरी 1,40, इसके हिसाब से जो मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है वो इतने की ड्यू होती है, आप वो रिप्लाई करो, उस टैक्स की पेमेंट कर दो, बात खत्म, राइट? तो ये सारा कुछ फ्रेंड्स आपको करना है, राइट? जो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है अंडर सेक्शन 209 एंड 210 कि असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकता है अगर आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं की। नोटिस इशू करेगा फॉर्म 28 में। नोटिस में वो क्या करेगा? इनकम को उठाएगा। कहां से एस्टीमेट लेगा? जो भी आपका प्रीवियसली लेटेस्ट असेसमेंट हुआ है उसमें जो इनकम आ रही है उसको बेसिस लेके वो आपके एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर देगा और आपको नोटिस इशू कर देगा। मान लो लेटेस्ट जो असेसमेंट हुआ है उसके बाद आपने कोई रिटर्न फाइल कर रखी है, उस रिटर्न में इनकम आपने ज्यादा दिखा रखी है एज कंपेयर टू जो लेटेस्ट असेसमेंट हुआ, तो वो कह रहा है जो ज्यादा इनकम दिखाई है फिर हम उसको उठा लेंगे,
फिर हम उसको उठा लेंगे और उसके हिसाब से आपके ऊपर डिमांड निकालेंगे। आपको उस डिमांड को पे करना है, नहीं पे करोगे एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट। एसएससी इन डिफॉल्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है आपके ऊपर 100% तक की, जो अनपेड एडवांस टैक्स है उसका 100% तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। फिर बोला कि भाई एसएससी के पास भी पावर है कुछ। एसएससी क्या करेगा, फॉर्म 28A में रिप्लाई करेगा, उसमें बताएगा जी कि क्या रीजन रहा, क्यों मेरी बिजनेस डाउन हो गया, इतनी नहीं इतनी बनती है, वो कैलकुलेशन शेयर करेगा। उसके बेसिस पे जो एडवांस टैक्स बनता है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको पे करेगा, राइट। रिप्लाई करेगा एंड पे करेगा, यहां पर बात हो जाती है फिर खत्म, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से एडवांस टैक्स का चैप्टर हमारा क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई डाउट है फ्रेंड्स, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट खोल लेता हूं, आप सोच लो, कोई डाउट है आप टाइप कर लेना। राइट, तो कोई क्वेरी नहीं आई है तो ऑल क्लियर। क्लियर, अच्छा क्लियर तो लिख दो। ओके, दिव्या की क्वेरी आई है, सर इफ आर एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स इज 9,000 इन Q1 बट 15,000 इन Q2 वी हैव टू स्टार्ट एडवांस टैक्स पेमेंट इन Q2। बिल्कुल Q2 के हिसाब से आप करोगे। फिर अगर आपको लगता है 9,000 है नहीं आई, इसमें दिव्या मैं प्रैक्टिकली बताता हूं क्या होगा। प्रैक्टिकली कैसे होता है, देखो जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, पहले क्वार्टर में आपने देखा 9,000 बनता है, आप मत पे करो। दूसरे क्वार्टर में आपने देखा 15,000 बनता है, अब आप 15,000 के हिसाब से 45% पूरा पे कर दो, क्योंकि आपने पहले कुछ नहीं पे किया है तो अब 45 पूरा पे करना है आपको, ठीक है। मान लो ईयर एंड पे 15,000 ही बनती है आपकी, तो जब आप 234C में कैलकुलेशन करोगे तो उसमें पहले क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मेरा एस्टिमेशन तो 9,000 था उस टाइम इसलिए नहीं दिया, वो कोई नहीं सुनेगा। जो 234C की कैलकुलेशन होगी वो एक्चुअल के बेसिस पे होगी, वो आपकी कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे आपने क्या कैलकुलेट किया उस टाइम। तो आपका जो सिनेरियो है दिव्या, इसके हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं पे करनी पहली, लेकिन जब ईयर एंड पे 15,000 की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आएगी उस टाइम पर, राइट, उस टाइम पर आपको 234C की जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें 3 महीने का 15% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, राइट। क्योंकि 234C की जो कैलकुलेशन होती है उसमें आपके एस्टिमेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल पे होती है कि वो एक्चुअली कितना है, 15, 30, 15, 45, 75, 100 कर दो। अब देखो एक्चुअल कितना पे किया, किस बेसिस पे पे किया हमें नहीं पता, आपका एस्टिमेशन गड़बड़ था तो वो आप देखो, हमें हमारा इंटरेस्ट दे दो, सिंपल गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है जी। चलो जी, कोई क्वेरी नहीं है। अब इसके अलावा अब मैं शुरू करता हूं, श्री गणेश करता हूं फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। फ्रेंड्स सबसे पहले ना कुछ थोड़ा सा पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल आपने ठीक लिखा है। अगर आपको लगता है थोड़ा भी बढ़ सकता है तो पे करा दो एडवांस में, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप पहले पे करा दो अगर आपको इंटरेस्ट से बचना है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बड़ा गंदा वाला है। 3 महीने का पूरा चार्ज कर लेते हैं, इतना मैंने कमाना नहीं उतना मैं दे दूंगा, तो वो 3 महीने का पूरा चार्ज कर लेंगे। तो लोग यही करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली एडवांस टैक्स थोड़ा सा ना फालतू जमा करा के रखते हैं और मार्च वाली में पूरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जितना आप फालतू कराया वो मार्च में शॉर्ट कर देते हैं, मार्च में कम जमा करा दो। ये प्रैक्टिकली होता है, लेकिन बुक में तो आपको बुक के सिनेरियो के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो बुक में आपको सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा समझ लेते हैं, बैकग्राउंड इसका क्या है। उस बैकग्राउंड को बताने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, एक क्वेश्चन आप लोगों से है। 2 पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, 2 लोग हैं। पर्सन ए जो है वो साल के 365 डेज, राइट, स्टे इन इंडिया। ये बेचारा साल के 365 दिन इंडिया में पड़ा रहता है, ये इंडिया से बाहर जाता ही नहीं है। ये हमेशा सारी जिंदगी इसकी इंडिया में कट गई, ये कभी घूमने भी बाहर नहीं गया एक दिन के लिए भी, ये जाता ही नहीं बाहर, राइट। तो इसका सीधा फंडा है, आई लव माई इंडिया,
मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, यहां से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा है पर्सन बी, ये राइट। अच्छा, दोनों इंडिया के सिटीजन हैं, यहां मैं ये भी बता दूं, दोनों ही इंडिया के सिटीजन हैं, दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब पर्सन बी, ये इंडिया आता ही कभी कभी है, कभी कभी आ जाता है, किसी साल में 60 डेज आ जाता है, किसी साल में 100 डेज के लिए आ जाता है, किसी साल में 25 डेज के लिए आता है, किसी साल में 30 डेज के लिए आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी थोड़ा बहुत। आप मेरे को एक बात बताना, ये पर्सन इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है या ये पर्सन इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है? पर्सन ए और पर्सन बी, कौन इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है? मेरे को ये बताओ, पर्सन ए, पर्सन बी, कौन इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है? कौन इंडिया में फैसिलिटीज ज्यादा यूज कर रहा है? कौन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा यूज कर रहा है? ए या बी? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ए, ऑब्वियसली सबने आंसर ए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक बात और बताओ, राइट? अब मेरे को एक बात और बताना, राइट? कॉन्सेप्ट देखो समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, अगले 3 दिन आपके बड़े स्मूथ जाने वाले हैं। ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको इसका ना बेस समझ में आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर का बेस क्या है, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, राइट? तो ये एक पर्सन है जो इंडिया के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यूज करता है। अब ए पर्सन है, इसकी अर्निंग जो है पूरे साल की 15 लाख रुपए की है। बी है, इसकी भी अर्निंग 15 लाख रुपए की है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को दोनों से क्या बराबर टैक्स लेना चाहिए, या ए से ज्यादा लेना चाहिए या बी से ज्यादा? केवल ये लिखना, अगर आपको लगता है ए से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए तो ए लिखना, बी से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए तो बी लिखना, और दोनों से लेना चाहिए तो ए भी लिख देना। किसको ज्यादा टैक्स की पेमेंट करनी चाहिए इंडिया में आपके हिसाब से? दोनों की बराबर इनकम है, दोनों की बराबर इनकम है, कौन इंडिया में ज्यादा टैक्स पे करे आपके हिसाब से? बताओ मेरे को। अनु, बी क्यों? ये बेचारा कभी कभी इंडिया आ रहा है, ये कहेगा इतना भी नहीं आऊंगा, फिर अगर मुझसे ज्यादा टैक्स मांग लिया तो मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगा। नहीं, बी से देखो ज्यादा टैक्स आप क्यों लोगे, ये बी आना ही बंद कर देगा फिर। जिन्होंने भी बी लिखा है या ए भी लिखा है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, टैक्स किस चीज का होता है, आप मेरे को बताओ। गवर्नमेंट को पैसा किस लिए चाहिए? गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं, अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे करना है, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत सारी चीजों पे खर्चा करना है, डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर स्कीम निकालनी है। वो किसके लिए निकालनी है? जो लोग यहां रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट करती है खर्चा। टैक्स इकट्ठा किसके लिए करती है? जो लोग यहां रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए, कि वो प्रॉपर अपना जीवन जी पाए, राइट? और अगर मैं बाहर से जो बंदा थोड़े दिन के लिए आया उसको मैं बोलूं कि तू ज्यादा टैक्स दे, यहां के क्यों आया? वो कहेगा आऊंगा ही नहीं, और बोलो आप, मैं आता ही नहीं अगली बार से, मेरा आना ही खत्म। फ्रेंड, सिंपल देखो फंडा है टैक्स का हर कंट्री का, कि जितने ज्यादा आप रिसोर्सेज यूज करोगे आपको उतना हायर टैक्स पे करना है। वो अलग बात है, उसके अंदर स्लैब भी होते हैं कि अगर आपकी ज्यादा इनकम है तो आप ज्यादा दे दो, आपकी कम इनकम है तो कम दे दो। वो हमने स्लैब्स के अंदर देखा था कि भाई जो गरीब इंसान है उससे हम बहुत ज्यादा टैक्स नहीं मांग सकते, लेकिन अगर आप बहुत हाई अर्निंग है आपकी, हम आपसे ज्यादा टैक्स मांग लेंगे। वो एक अलग सेपरेट इशू है, राइट? बट अगर मेरी बराबर की इनकम है और मैं इंडिया में कभी कभी थोड़ा बहुत ही आता हूं, कभी अपनी फैमिली से मिलने आ जाता हूं, कभी किसी काम से आ जाता हूं, या कभी घूमने के लिए आ जाता हूं, और आप अगर मुझे पकड़ के ये बोलोगे कि आपको इंडिया में जो रहते हैं ऑलरेडी उनसे ज्यादा टैक्स देना है, तो भाई साहब मैं आऊंगा ही नहीं अगली बार से। आपको पता है गवर्नमेंट का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, बाहर से लोग आने वाले बंद हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी का कितना बड़ा लॉस, राइट? अभी रमेश, मैंने बताया नहीं अर्निंग कहां से आ रही है, अर्निंग कहां से आ रही है? देखो ऑब्वियस बात है, ए जो है इंडिया में रहता है तो इंडिया से ही ज्यादा अर्न कर रहा होगा। बी कभी कभी इंडिया आ रहा है तो कुछ पार्ट इंडिया का हो सकता है, कुछ पार्ट इसका मैक्सिमम बाहर का हो सकता है, राइट? तो कुछ पार्ट इंडिया का हो सकता है, कुछ पार्ट बी के केस में बाहर का हो सकता है। बट मोटा मोटा बात यह है कि अगर दोनों बराबर अर्न कर रहे हैं तो मेरी गवर्नमेंट टैक्स किससे ज्यादा मांगेगी? भाई मेरी पर्सनल राय यह है कि वो ए से ज्यादा मांगेगी, क्योंकि सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। आप भाई साहब ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप ज्यादा टैक्स दो, वो बेचारा कभी कभी आता है, हम उससे कुछ चीजों पर टैक्स मांगेंगे, कुछ चीजों पर नहीं मांगेंगे, कुछ चीजों पे उससे छोड़ देंगे। हम कहेंगे भाई देख तू कभी कभी आता है, कुछ चीजों पे दे दे, कुछ चीजें हमने तेरी छोड़ दी, जा ऐश कर। सिंपल पूरा ये चैप्टर जो चलेगा ना, वो इसी थ्योरी पे चलेगा, इसी फंडे पे चलेगा, ठीक है? अब ये कैसे पता चले कि कौन बंदा ए है जिसे ज्यादा देना है और कौन बंदा बी है जिसे कम देना है? कौन बंदा ए है जिसे ज्यादा देना है, कौन बंदा बी है जिसे कम देना है? तो मेरे केस में फ्रेंड्स, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहां पर आपको इनका
रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा कि इन दोनों का गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा कौन कम, उसके हम स्टैंडर्ड बना देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बना देते हैं। उस स्टैंडर्ड को नाम क्या दिया? रेजिडेंशियल स्टेटस। कि हम आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे कि आप कितने दिन इंडिया में रहते हो, हम आपका चेक करेंगे, उसको हम बोलेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट, हम आपका क्या चेक करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस। हम आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आओगे, ए वाली या बी वाली, राइट। तो कोई भी पर्सन फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस कितनी तरह के हो सकते हैं? दो तरह के पर्सन, या तो क्या होगा? रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। या तो पर्सन रेजिडेंट होगा, आर बोल देते हैं इसको, ये नॉन रेजिडेंट होगा, एनआर बोल देते हैं। क्लियर? दो तरह के लोग। रेजिडेंट कौन होगा? जो इंडिया में बहुत ज्यादा टाइम बिताता है, थोड़ा बहुत चला जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम वो इंडिया के अंदर ही रहता है, हमारे यहां रहता है, हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। इस बंदे से हम सबसे ज्यादा टैक्स लेंगे। नॉन रेजिडेंट, ये वो बंदा है जो कभी कभी इंडिया आता है, कुछ टाइम के लिए इंडिया आता है, ज्यादातर बाहर ही रहता है। अब वो टाइम कैसे डिसाइड किया गया? वो टाइम बताया फ्रेंड्स सेक्शन 6(1) ने। सेक्शन 6(1) क्या कहता है कि कोई भी बंदा रेजिडेंट कब होगा, वो सेक्शन 6(1) बताएगा। कोई भी बंदा रेजिडेंट कब होगा वो बताएगा सेक्शन 6(1). अब सेक्शन 6(1) क्या कर रहा है कि कौन बंदा रेजिडेंट होगा, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए कौन बंदा रेजिडेंट होगा, आप सिंपल ये देखो उस पर्सन का नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में कितना रहा, राइट। आप चेक करो कि प्रीवियस ईयर, मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2024-25। आप चेक करो 24-25 में वो पर्सन क्या इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, क्या वो पर्सन 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था, राइट। ये कंडीशन चेक करो कि क्या वो पर्सन 6(1) बोल रहा है, 6(1) बोल रहा है, चेक करो क्या वो पर्सन जिसका भी आप स्टेटस देखना चाह रहे हो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था। 182 दिन मोटा मोटा 6 महीने के आसपास हो गए, बट आपको 6 महीने नहीं देखने, 182 दिन एग्जैक्ट देखने हैं, नंबर ऑफ डेज देखने हैं। वो कभी आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, जितने दिन इंडिया के थे वो काउंट कर लो डेट के हिसाब से। कह रहा डेट निकाल, डेट के हिसाब से इंडिया में जितने दिन रहा, राइट, वो डेट आप उसकी निकाल लो और उस दिन के हिसाब से आप उसकी काउंटिंग करो, क्या इंडिया के अंदर 182 डेज था? इफ आंसर इज यस, देन ही इज रेजिडेंट। रेजिडेंट है। वो कह रहा है 182 दिन वाला बंदा हमारे लिए रेजिडेंट है। दबा के टैक्स लगाएंगे इस बंदे के ऊपर, अभी देखना कितना बुरा हाल करने वाले हैं इस बंदे का, आप सारे खून के आंसू रोगे, राइट। लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि आप टैक्स अथॉरिटी हो, आप लॉ मेकर हो, आप गवर्नमेंट हो, आपके पास बहुत सारा टैक्स आने वाला है, आप मालामाल होने वाले हो, राइट। इस तरह से सोचोगे तो आपको इस प्रोविजन को पढ़ने में खुशी मिलेगी, अच्छा एहसास होगा, दिल को, राइट, अच्छी अनुभूति होगी, ठीक है जी। तो दिल को अच्छा लगाना है तो ऐसा समझना कि ये टैक्स मेरे पास आने वाला है। अभी देखना इस बंदे का हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस बंदे को रेजिडेंट बना देंगे हम, यानी 6 महीने वाले बंदे को रेजिडेंट बना दिया। 182 दिन या उससे ज्यादा रहा, 182 दिन भी आ गया रेजिडेंट, 183 दिन आ गया रेजिडेंट, 184 दिन आ गया रेजिडेंट, 182 या उससे ज्यादा आ गया रेजिडेंट, ठीक है। वो बंदा 182 दिन नहीं रहा, कम रहा, तो वो कह रहा हम ऐसा नहीं मानेंगे, अभी कुछ और चेक करेंगे, कोशिश पूरी है इसको रेजिडेंट बनाने की, कोशिश तो हम पूरी करेंगे इसको रेजिडेंट बनाने की, एक और कोशिश करते हैं। तो 6(1) ने एक दूसरा पॉइंट बोला, कहता है 182 दिन से कम था, तो चलो एक और चीज चेक करते हैं, एक और चीज चेक करते हैं। कह रहा है इन 24-25, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25। कह रहा है इसके अंदर चेक करो क्या इसका स्टे 60 डेज और मोर, राइट, स्टे इन इंडिया, क्या 60 दिन से ज्यादा इंडिया में था? क्या 60 दिन से ज्यादा इंडिया में था? प्लस खाली 60 दिन नहीं, खाली 60 दिन नहीं,
दो चीजें चेक करो, क्या 60 दिन से ज्यादा इंडिया में था? कब? इन 2024 और 25। और साथ में बोलता है कि इससे पिछले 4 साल और चेक करो, इससे पिछले 4 साल और कौन से? प्लस 2024 25 से पिछले 4 साल 2023 24 2022 23 2021 22 2020 21। कह रहा है पिछले साल, जिस साल का आप चेक कर रहे हो उसका स्टेटस, उसमें देखो क्या 60 दिन या उससे ज्यादा था। साथ में चेक करो क्या उससे पिछले 4 साल में टोटल मिलाकर 365 राइट डेज और मोर इंडिया में था। ये दो चीजें चेक कर लो केवल। कह रहा है या तो ये चेक कर लो 182 दिन केवल, बस। क्या 182 दिन या उससे ज्यादा था? हां, रेजिडेंट, कुछ नहीं देखना, फिर सीधा रेजिडेंट। वो पर्सन रेजिडेंट हो गया, तुम्हारी लग चुकी, अब तुम्हें दवा के टैक्स देना है। नहीं था, एक और कोशिश करते हैं अब तुम्हें रेजिडेंट बनाने की। ये दूसरी कोशिश। पिछले साल में 60 दिन थे? हाँ बिल्कुल थे भाई साहब। 60 दिन होते ही क्या है, फैमिली से मिलने आया हुआ था। परिवार मेरा यहां रहता है, मैं इंडिया के बाहर हूं, लेकिन परिवार मेरा यहां रहता है आज भी। भाई मैं यहां आता हूं छुट्टियां लेके। 60 दिन तो था, कोई बात नहीं, 60 दिन से नहीं मनाएंगे, पिछले 4 साल और चेक करेंगे। 60 दिन थे अगर, तो पिछले 4 साल में अगर 365 दिन भी थे, तो भाई साहब आप इंडिया में बहुत रहते हो। आप तो बहुत ज्यादा रहते हो इंडिया में। आप तो इंडिया के पूरे रिसोर्सेज यूज करते हो। आपको दवा के टैक्स लगाएंगे। यू आर रेजिडेंट। फ्रेंड्स ये दो कंडीशन चेक कर लो बस। पहली कंडीशन 182 डेज और मोर। दूसरी कंडीशन 60 प्लस 365। 60 करंट प्रीवियस ईयर, 365 प्रीवियस, राइट, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट, प्रीसीडिंग 4 ईयर, राइट। पिछले 4 साल आपको चेक कर लेने हैं। जो भी मेरा प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 साल आपको चेक कर लेने हैं। 4 साल के अंदर अगर वो पर्सन 365 डेज या उससे ज्यादा था और प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा था, रेजिडेंट। सोचना ही नहीं, खत्म बात। क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर। छोटा सा फिर एक आपको प्रॉब्लम दूंगा, उसको आप खुद बताना मेरे को, रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट। पहले बता दो क्लियर है नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट है तो लिख दो, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कि दो चीजें देख लो। सेक्शन 61 बोल रहा है, 61 क्या बोल रहा है? सेक्शन 61 केवल ये बोल रहा है 182 दिन चेक करो। जिस साल का स्टेटस चेक कर रहे हैं ना उस साल। और फ्रेंड्स ये स्टेटस हर साल चेक होता है, हर साल। एक ऐसा नहीं है एक पर्सन एक साल रेजिडेंट बन गया तो वो हर साल सारी जिंदगी रेजिडेंट रहेगा, नहीं। इस साल की रिटर्न जानी है तो ठीक है, इस साल का स्टेटस चेक करो क्या था, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। फिर अगले साल की रिटर्न जानी है, अगले साल दोबारा चेक करो स्टेटस क्या था। हो सकता है अगले साल स्टेटस चेंज हो जाए, अगले साल कम आया, इस बार काफी था इंडिया में, अगले साल कम आया इंडिया में, तो उसका नॉन रेजिडेंट बन गया। कभी वो रेजिडेंट हो सकता है, कभी नॉन रेजिडेंट। हर साल चेक करना है, हर साल के हिसाब से ये कंडीशन लगानी है। 2024 के हिसाब से अगर मैं देखूं 24-25 चेक करो, 24-25 के अंदर क्या 182 दिन या उससे ज्यादा था, राइट? बिल्कुल जिगर, या तो ये कंडीशन पूरी हो या फिर ये बीच में और लगा हुआ है, इसमें बीच में और लगा हुआ है, या तो पहली या दूसरी, दो में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। 182 दिन देखेंगे, नहीं हुए कोई बात नहीं, थोड़ी और कोशिश करते हैं आपको रेजिडेंट बनाने की। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, 60 दिन थे इंडिया में, यस थे। 60 दिन के साथ पिछले 4 साल उससे और देखेंगे, क्या 365 दिन भी इंडिया में थे? 60 प्लस 365, 60 प्लस 365 याद कर लो। 60 प्लस 365, 16 करंट प्रीवियस ईयर, 365 इन प्रीवियस, राइट, 4 ईयर्स। आपको 4 साल में टोटल 365। अब वो 4 साल में हो सकता है इसमें 100 डेज था, इसमें 50 डेज था, इसमें 200 डेज था, इसमें 75 डेज था। अलग अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों का टोटल कर लो, इन चारों का टोटल 365 या उससे ज्यादा आ जाए, रेजिडेंट, खत्म बात। ठीक है, तो ये था। अब मैं को एक सिचुएशन दे रहा हूं फ्रेंड्स, आपको एक सिचुएशन देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं नॉन रेजिडेंट की साइड में। यहां पर मेरे को केवल ये बताना, शौर्य अभी तो मैंने सिटीजन नॉन सिटीजन बोला ही नहीं, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है। जहां पर सिटीजन नॉन सिटीजन के रूल आएंगे वहां मैं आपको स्पेशली जोर जोर से हाईलाइट करूंगा, चीख चीख के बोलूंगा, वहां पर मैं आपको 4 बार बोलूंगा कि किसके ऊपर अप्लाई होता है।
और मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये सब पे अप्लाई हो रहा है। चाहे कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है और इतने दिन रुक गया, उसको भी इंडिया में रेजिडेंट बना देंगे। पर्पस क्या था हमें नहीं पता, इतने दिन के लिए आए क्यों इंडिया में, यू आर रेजिडेंट। और मैं आपको एक बात बताता हूं अभी, एक बात आपको अभी बताता हूं, एक रेजिडेंट अगर बंदर बन गया ना, अगर एक पर्सन रेजिडेंट बन गया, चाहे वो इंडिया का है चाहे बाहर का है, उसको अपनी ग्लोबल इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम का मतलब हुआ वर्ल्ड के अंदर जहां जो मर्जी कमाया, इंडिया में हमें टैक्स चाहिए, इंडिया में हमें टैक्स चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना खतरनाक है रेजिडेंट बनना बाहर वाले बंदों के लिए। जो बाहर से आते हैं वो इसीलिए कोशिश करते हैं कि मैं नॉन रेजिडेंट बना रहा हूं, क्योंकि उनको कुछ छूट मिल जाती है। लेकिन यहां पर आपकी नॉलेज के लिए, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बताऊंगा कि वैसे पर्सन अगर रेजिडेंट बन जाए तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो आप बोलोगे ये तो यार सरासर नाइंसाफी है। एक बंदा यूएस में रह रहा है, कुछ टाइम इंडिया के अंदर आया, रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट बन गया। अब आप यूएस में जो वो कमा रहा है, यूएस में सैलरी आ रही है, यूएस में उसके बिजनेस चल रहे हैं, यूएस में उसके पास इंटरेस्ट आता है, वो यहां पे कुछ काम नहीं करता, आप यहां पे उस पर टैक्स लगाओगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। इस गलती को ठीक करने के लिए फ्रेंड्स बीच में ना एक प्रोविजन आता है, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक होता है। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसको सुन के बस समझना और भूल जाना, ज्यादा ध्यान मत देना इसमें, बट नॉलेज के लिए, क्योंकि बाद में ना आपको डाउट आएंगे। आप ये सोचोगे यार ये तो बड़ा गलत है, आप सोचोगे यार ये ग्लोबल इनकम पर टैक्स लग रहा है, ये बंदा तो बड़ा मतलब फंस गया। फंसा नहीं है, उसको बचाने का तरीका भी बताया। देखो DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये क्या है? अब आप उस इनकम जो बाहर आ रही है उस पर आप इंडिया में टैक्स मांगोगे, क्योंकि वो रेजिडेंट हो गया। यूएस गवर्नमेंट उससे कहेगी भाई तू यूएस में कमा रहा है, हमें भी टैक्स दे। अब ये बेचारा कह रहा है मैं यूएस में भी टैक्स दूं, इंडिया में भी टैक्स दूं। यहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, हर कंट्री से एक एग्रीमेंट है, हर कंट्री का हर कंट्री से एक एग्रीमेंट है। हमारा यूएस से भी है, हमारा यूके से भी है, राइट, हमारा हर कंट्री से है, एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट ये बोलता है कि जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक पर्सन की इनकम दोनों जगह पर टैक्स हो जाएगी, कि आप यूएस में भी टैक्स लगा रहे हो, इंडिया में भी, उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। उस केस में कौन अपने टैक्स को छोड़ेगा, कौन अपने टैक्स का क्रेडिट देगा, कौन अपने टैक्स का उस एसएससी को बेनिफिट देगा, वो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सिचुएशन क्या है। वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इवन वो सीए फाइनल के अंदर जाके भी कोर्स का पार्ट नहीं होता। DTAA फ्रेंड्स कितनी कंट्रीज हैं, हर कंट्री के साथ अलग एग्रीमेंट। आप अगर इतने एग्रीमेंट पढ़ोगे, आप एग्रीमेंट पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। तो सिंपल होता है, जब आप बन जाओगे, आप जब रेडियो एज ए प्रोफेशनल काम करने के लिए, उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे कोई क्लाइंट आया आपके पास जो यूएस से इनकम है और वो रेजिडेंट बन गया है, तो आप यूएस वाला जो एग्रीमेंट है ना DTAA, वो निकालोगे और वो पढ़ लोगे। सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको पढ़ लो उसके अंदर और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो। फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है, वो आपको अपने कोर्स के अंदर कहीं पढ़ना नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि एक बीच में DTAA आता है जो आपको कहीं थोड़ा बहुत बचा लेता है, राइट। तो अब यहां पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको, राइट, एक सिचुएशन दे रहा हूं। एक पर्सन है, पर्सन ए, हर साल 100 डेज के लिए इंडिया में आता है, हर साल 100 डेज के लिए इंडिया में आता है, और पिछले 15 साल से हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है। मेरे को केवल इतना बता दो, ये पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? मेरे को केवल इतना बता दो। पर्सन ए हर साल पिछले 15 साल से, राइट, सिंस लास्ट 15 ईयर्स, हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है। मेरे को केवल इतना बता दो, ये पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? मेरे को एक एक आंसर देखो सही चाहिए, वरना मैं पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। मेरे को यहां पर गड़बड़ नहीं चाहिए, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स होगी सिचुएशन थोड़ी, राइट, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो जी, अभी तक सारे आंसर सही आए हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। और जिसको डाउट हो पूछ लेना, लगे कि भाई रेजिडेंट क्यों है पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। रेजिडेंट है, बिल्कुल ठीक लगा, रेजिडेंट। क्यों है रेजिडेंट? क्यों है रेजिडेंट? क्योंकि 100 दिन, पहली कंडीशन पूरी हुई, 182 डेज की नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी पे आई। क्या 60 डेज इंडिया में था? यस था। पिछले 4 साल में कितने दिन इंडिया में था? हर साल 100 दिन आता है, तो 400 दिन इंडिया में था, 365 से ज्यादा हो गई, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। ये पर्सन क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। हर साल 100 दिन इंडिया में आएगा, रेजिडेंट बन गया। ठीक है जी। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है कि किसी पर्सन को रेजिडेंट कब बनाना है
और नॉन रेजिडेंट कब बनाना है। अब एक बार थ्योरी भी पढ़ ले, थ्योरी तो मैंने पढ़ाई नहीं, अपनी तरफ से बताया, आप देख लेते हैं थ्योरी में वही लिखा है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। तो सेक्शन 6(1) क्या बोल रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स। सेक्शन 6(1) क्या बोल रहा है, अंडर सेक्शन 6(1) एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक कंडीशन, ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या तो ये या फिर और, ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 days और मोर एंड ऑल्सो फॉर 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 years प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, पिछले साल 60 दिन और उस पिछले साल से भी पिछले 4 साल, राइट, 365 days और मोर इंडिया में अगर हुआ तो हम उसको रेजिडेंट बना देंगे। आगे क्या कह रहा है, इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी ऑफ द वन कंडीशन मेंशन्ड अबव ही इज रेजिडेंट, अदरवाइज द इंडिविजुअल इज नॉन रेजिडेंट। सिंपल एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन स्टे इन इंडिया फॉर 198 days इन प्रीवियस ईयर 24-25, इन दिस केस ही विल बी कंसीडर्ड रेजिडेंट। 198 days 182 days से ज्यादा है तो वो रेजिडेंट हो गया, सिंपल। मिस्टर रोहन स्टे इन इंडिया फॉर 90 days इन प्रीवियस ईयर 24-25 एंड ऑल्सो 380 days ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, तो 60 + 365 हो गया, तब भी वो पर्सन रेजिडेंट हो गया, राइट। मिस्टर रोहन स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 58 days, 58 days देखते ही आगे चेक ही नहीं करना, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगा अब आगे, मुझे पढ़ना ही नहीं, 58 के बाद बात ही खत्म हो जाती है क्योंकि 60 हुए ही नहीं, तो मुझे क्या करना है पिछले 4 साल का जान के, राइट। अगर लिखा भी नहीं है वैसे इसमें, ही विल बी कंसीडर्ड टू बी नॉन रेजिडेंट, अगर आपके क्वेश्चन में दिया भी हो कि पिछले साल 60 दिन से कम, 59 days 58 57 जो मर्जी दिया, और उससे पिछले 4 साल पढ़ने ही नहीं, क्यों टाइम खराब करना है पढ़ के, बट क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ लेना, कभी कुछ और स्पेशल लिख रखा हो उसके अंदर, मतलब मैं केवल उन 4 साल के नंबर को पढ़ने की बात कह रहा हूं, उन नंबर को टोटल करने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, राइट। तो ये हो गया जी। उसके बाद द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यानी 12 nautical miles इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, इंडियन कोस्ट लाइन से कह रहा है वो 12 nautical miles तक, एक नॉक्टिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर के आसपास, तो 12 nautical mile हो जाएंगे करीब 20-21 किलोमीटर, 21-22 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे, यानी कि इंडियन सी की जो हमारी कोस्ट लाइन होती है, जो बॉर्डर होता है सी हमारा होता है, राइट, जिसको आप बीच बोलते हो, जहां पर आप घूमने जाते हो, बीच पे मस्ती मारते हो, राइट, पानी से खेलते हो, वहां से कह रहा है 20-22 किलोमीटर, बट वो किलोमीटर नहीं बोल रहा, 12 nautical miles, आपको यही याद करना है, 12 nautical miles आपको यही याद करना है, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एक nautical mile 1.852 किलोमीटर होता है, राइट। तो अगर कोई उसके अंदर भी आता है तब भी वो स्टे इन इंडिया होगा, ये पॉइंट ध्यान से समझना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। मेरा ये बीच, ये मेरा ये सी है, ये वाटर है, राइट, ये सी है, ये सी है, राइट, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये मेरा बॉर्डर है जहां मेरा पानी शुरू हो गया, ये कह रहा है इस पानी के अंदर 12 nautical miles तक भी अगर कोई है तो हम आपको स्टे इन इंडिया मानेंगे। इस प्रोविजन की जरूरत क्या पड़ी, आपको रीजन बताता हूं पहले, ज्यादा समझ में आएगा। लोग क्या करते थे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान से एक शिप आता है या किसी भी कंट्री से एक शिप आता है और वो यहां आके सी में खड़ा हो जाता है, वो शिप यहां पर आके खड़ा हो गया, ये शिप यहां आके खड़ा हो गया, पानी के अंदर खड़ा है 12 nautical mile के अंदर, वो आके खड़ा हो गया बॉर्डर पे। अब शिप क्या होता है, वैसे भी आप बड़े बड़े जो शिप देखोगे ना, वो बिल्कुल बॉर्डर पे आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पानी के अंदर चाहिए होता है, उनका जितना ऊपर आप देखते हो ना उतना ही वो पानी के नीचे भी होता है, बैलेंसिंग करने के लिए, डूबे ना, राइट। तो शिप बहुत गहराई तक अंदर होते हैं, तो वो कभी भी पानी में किनारे तक आ ही नहीं पाते। तो ये क्या करते थे, बाहर से शिप आते थे, माल लेके आते थे और यहां खड़े होते थे। जो इनका बंदा होता था, जो माल लेके आया है, जो इनका मालिक है, वो भी इस शिप में बैठा है, इस शिप में रहने का, खाने पीने का सब इंतजाम है। वो बाहर से माल लेके आता था, यहां खड़ा हो जाता था। अब इंडिया से इसके जो बंदे हैं वो आते थे, शिप से माल लोड करते थे, अनलोड करते थे और यहां ले जाके बेच देते थे। ये बैठा है शिप में ही और ये माल बेच के पेमेंट लेके फिर निकल जाता था वापस अपनी कंट्री।
अब इंडियन गवर्नमेंट ये सब देख रही है, उससे बोला टैक्स दे, ये कह रहा है किस बात का टैक्स, क्यों दूं, मैं तो आपके इंडिया आया ही नहीं, मैं तो पानी में खड़ा था, मेरा शिप तो बॉर्डर पे आया ही नहीं, पानी में खड़ा था, किस बात का टैक्स। गवर्नमेंट कहती है बात तो सही है, किस बात का टैक्स भाई, ये हर बार आता था, माल बेच के निकल जाता था, रेगुलर एक्टिविटी है। और ये इंडिया के साथ नहीं हो रहा था, ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ हो रहा था, राइट। तो सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया फ्रेंड्स फाइनली कि हम पानी के अंदर भी एक बॉर्डर बनाएंगे। पानी के अंदर बॉर्डर बोल दिया कि भैया देखो, हर जैसे आप देखोगे हर कंट्री के पानी के अंदर भी, जैसे अपनी इंडियन नेवी होती है कि इंडियन नेवी का भी एक एरिया होता है कि ये एरिया इंडिया का एरिया है, राइट। होता है ना हर कंट्री का कि आप उसके पानी के समुद्री एरिया में उसके में नहीं घुसोगे, वो मेरे में नहीं घुसेगा, अगर मेरे में आया तो उस पर हमला कर दिया, उस पर हमला कर दिया, ये सब चीजें चलती हैं, राइट। सेम फ्रेंड्स यहां पर भी है, उन्होंने बोला 12 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा एरिया है, अगर पानी में आके भी खड़े हो गए ना तो स्टे इन इंडिया काउंट कर लेंगे। पानी के अंदर भी आके खड़े हो गए, हर साल कितने दिन आते हो जी, 100 दिन आते हैं, पानी के अंदर खड़े रहते हैं, यू आर रेजिडेंट इंडिया के अंदर, टैक्स निकालो। अब पहले काम नहीं करने देंगे तुम्हें, टैक्स निकालो पहले, राइट। बिल्कुल शौर्य, टेरिटोरियल वाटर जो होता है, मेरी टेरिटरी है 12 नॉटिकल माइल्स तक। यहां पे भी फ्रेंड्स अगर आपका शिप खड़ा है और आप इंडिया में एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका यहां पर शिप खड़ा है, यू आर रेजिडेंट, डेज काउंट कर लेंगे, अगर डेज उतने बन गए 182 या फिर 60 + 365, यू आर रेजिडेंट, राइट। तो ये प्रोविजन वही कह रहा है कि भैया हमारे पानी में भी लाके मत खड़े कर देना शिप को, भूल से भी, इसके बाहर से निकल जाओ। तो मैक्सिमम सारी कंट्रीज ने मोटा मोटा इसी के आसपास सबकी टेरिटरी है जो डिसाइडेड है 12 नॉटिकल माइल, इसके अंदर हर कंट्री की वो टेरिटरी रहती है, इसके अंदर कोई भी आएगा उसके नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में काउंट कर लेते हैं, राइट। और हमारे जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, हमारी सेना है और भी, राइट, वो देखते रहते हैं कौन इस टेरिटरी में घुस रहा है नहीं घुस रहा है, पूरा वॉच किया जाता है उन लोगों को, ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी टेरिटरी में घुस जाएगा। इवन एयर टेरिटरी भी होती है, एयर में भी आपको किसी की अगर एंट्री करते हो, राइट, तो आपने देखा होगा कि वो हमारे एयर बेस में एंट्री कर दी, उसने उसके एयर बेस में एंट्री कर दी, तो वो, राइट, वो आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं वापस। तो यहां पर टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 nautical mile into the sea from the Indian coastline, right? Even the stay in ship or boat in the territorial water of India shall be considered to be stay in India. कह रहा है आप चाहे शिप में हो चाहे बोट में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया में हो, right? It is not necessary that period of stay must be continuous, nor it is essential that stay should be usual place of residence. आप कॉन्टिन्यूसली नहीं थे, कुछ दिन आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने दिन इंडिया में रहोगे हम उतने दिन काउंट कर लेंगे। आप कभी मुंबई में आते हो, कभी दिल्ली आते हो, कभी कैलकाटा आते हो, कभी चंडीगढ़ आते हो, कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया आते हो ना, सारे दिन इंडिया में काउंट होंगे। तो कह रहा है चाहे आपका प्लेस बदलता रहे, चाहे आपकी डेट बदलती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो टोटल काउंट करेंगे इंडिया के अंदर, राइट। तो ये हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया, राइट। Right. For the purpose of counting the number of stay in India, both the date of departure as well as date of arrival as considered to be in India. इंडिया में दिव्या वो देखो उनका कोई मैकेनिज्म होगा, उतना डिटेल में मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट यस कोई भी हमारे टेरिटोरियल वाटर में जब एंट्री करता है तो उसके ऊपर पूरा वॉच करा जाता है, उसकी पूरी निगरानी की जाती है। तो मेरे हिसाब से उसकी कोई ना कोई एंट्री का वहां पर मैकेनिज्म होगा, 100% कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, For the purpose of counting the number of days stay in India, both the date of departure as well as arrival considered in India. क्या कह रहा है, सपोज एक पर्सन इंडिया के अंदर आया, राइट, कब आया इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर आया 1 अप्रैल 24 को और वापस चला गया, कब वापस चला गया जी 30 सितंबर 24 को, राइट। तो मेरे को उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं कि इंडिया में कितने दिन रहा, तो मैं बोलूंगा जी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। इन 6 महीनों में वो इंडिया में था। अब क्वेश्चन आता है यहां पर कि 1 अप्रैल को वो इंडिया में आया है, तो अप्रैल में वैसे टोटल 30 दिन होते हैं, लेकिन इंडिया में काउंट कितने करूं, 30 या 29। वो कह रहा है जिस दिन इंडिया में आए उसको भी इंडिया में ही मानेंगे हम, तो कह रहा है इसको आप 30 दिन काउंट कर लो, यानी 1 अप्रैल को भी काउंटिंग में ले लो, 1 अप्रैल को इंडिया में आए कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आए आपका इंडिया में माना जाएगा।
मई में आप इंडिया में ही थे 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, अब सितंबर 30 तारीख को वो इंडिया छोड़ के चला गया। 30 तारीख को फ्लाइट पकड़ के चला गया। वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन गए वो भी इंडिया में, तो कह रहा है इंडिया में आप सितंबर में पूरा 30 दिन थे, तो जिस दिन आप आओगे 1 अप्रैल, जिस दिन आप जाओगे 30 सितंबर, कह रहा है ये सब इंडिया में काउंट होंगे आपके। सीधी सी बात, ठीक है जी। तो मेरे को ये इस तरह से कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ डेज की। जब मुझे डेट दी हो क्वेश्चन में, मेरे को कई बार क्या करेंगे, डेट दे देंगे कि इस दिन आया इस दिन चला गया, फिर इस दिन आया इस दिन चला गया, तो जिस दिन आया और जिस दिन चला गया उसको भी इंडिया में ही काउंट कर लेना, ठीक है। बस ये लिखा है। चलो जी वापस आ जाओ। यहां तक बताओ कोई डाउट है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। यहां तक कोई डाउट? चलो जी अब बात करेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे बाद में, पहले समझा देता हूं। आपने देखा एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, राइट। एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट कब होगा? या तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में हो जाए, या 60 प्लस 365 डेज की कंडीशन, 365 डेज की कंडीशन पूरी कर दे, राइट। 365 डेज की कंडीशन पूरी कर दे, चाहे पहली कंडीशन पूरी कर दे या दूसरी कंडीशन पूरी कर दे, यहां और लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। सपोज एक पर्सन रेजिडेंट हो गया, एक पर्सन रेजिडेंट हो गया, तो क्या रेजिडेंट को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है? यस। अगर वो रेजिडेंट है तो फर्दर हमें चेक करना है कि कौन सा वाला रेजिडेंट है। रेजिडेंट में भी दो तरह के रेजिडेंट, ये रहते तो बहुत सारे दिन हैं, लेकिन एक बहुत सारों में थोड़ा कम रहता है, एक बहुत ज्यादा रहता है। एक थोड़ा कम रहता है, एक बहुत ज्यादा रहता है तो ये रेजिडेंट, ये रहेंगे रेजिडेंट। बट कह रहे हैं रेजिडेंट में भी दो कैटेगरी हमने बनाई, एक बनाई आरओआर और एक बनाई एनओआर। आरओआर कौन है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पूरा एक सेंटेंस है, राइट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसको हम बोलेंगे आरओआर, और एक है एनओआर। एनओआर कौन हुआ? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एक साधारण रेजिडेंट है, एक असाधारण रेजिडेंट है, राइट। चलो जी, एक रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट है जिसको हमने बोला आरओआर, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आप बोलोगे ये दो कैसे डिवाइड होंगे? तो सबसे पहला काम फ्रेंड्स आपको देखो क्या करना है, जब भी किसी पर्सन का देखोगे पहले आरओआर एनओआर का बिल्कुल भूल जाओ। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ये रेजिडेंट है भी या नहीं है। 182 365 60 प्लस 365 लगाओ। अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट हो गया तो आगे कुछ नहीं चेक करना, नॉन रेजिडेंट की आगे कोई बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन रेजिडेंट हो गया तो मुझे चेक करना है कि रेजिडेंट तो कौन सा वाला रेजिडेंट, आरओआर की एनओआर, आरओआर की एनओआर। अब इनकम टैक्स एक्ट ने आरओआर को डिफाइन ही नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट है आरओआर के लिए, उसने डिफाइन किया एनओआर को। सेक्शन 6(6)(a), सेक्शन 6(6)(a) बता रहा है कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा, एक पर्सन रेजिडेंट कब होगा, मिस्टर ए मिस्टर बी रेजिडेंट कब होंगे, सॉरी एनओआर कब होंगे। कौन बता रहा है? सेक्शन 6(6)(a). तो सेक्शन 6(1) ने बताया कि रेजिडेंट कब होगा। अभी आज ये आज की क्लास में कोशिश करूंगा, आज की क्लास में या अगली क्लास में बहुत सारे सेक्शन यूज होंगे और आपको बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सेक्शन याद करने में। सारे सेक्शन क्लास में याद करवाऊंगा, रट्टा लगवा दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, राइट। पूरी सीक्वेंस में याद करवा दूंगा। अभी थोड़ा ध्यान देना, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, साथ साथ ध्यान लगाते रहना कौन सा किसका सेक्शन है, बट क्लास के एंड में सारे याद करा दूंगा खुद ही, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। सेक्शन 6(1) रेजिडेंट, 6(1) बोल रहा है रेजिडेंट कब होगा, 182 प्लस 182 हो या 60 प्लस 365 हो, रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो रेजिडेंट है तो पर्सन देखो क्या वो आरओआर है या एनओआर है। आरओआर को एक्ट ने डिफाइन नहीं किया, एक्ट ने डिफाइन किया एनओआर को, एक्ट ने डिफाइन किया एनओआर को। अब एक्ट ने एनओआर के लिए क्या बोला?
एक्ट ने एनओआर के लिए क्या बोला कि कौन पर्सन एनओआर होगा। उसने कहा एक चीज चेक करो, राइट, एक चीज चेक करो, स्टे इन इंडिया। सारे स्टे चेक होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, सब स्टे चेक करने हैं। स्टे इन इंडिया, इंडिया में स्टे चेक करो कितना, इन प्रीवियस 7 ईयर। कौन से प्रीवियस 7 ईयर? जिस साल की बात कर रहे हो उससे पिछले। तो अगर मैं 24-25 की बात कर रहा हूं तो 24-25 से पिछले 7 साल चेक करो, 7 साल चेक करो। और ये देखो स्टे इन इंडिया इज लेस देन और इक्वल्स टू 729 डेज है क्या? क्या पिछले 7 साल, कौन से पिछले 7 साल? जो फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं 2024-25, उससे पिछले 7 साल, 24-25 से पिछले 7 साल में चेक करो। क्या चेक करो? 7 साल चेक करो। 7 साल में देखो क्या वो पर्सन 729 दिन या उससे कम इंडिया में था। इफ आंसर इज यस देन ही इज एनओआर, एनओआर। इफ आंसर इज यस, एनओआर, राइट। अगर आंसर आए नो तो एक कंडीशन और चेक कर लो। कहते हैं चलो दोबारा कोशिश कर लेते हैं आपको एनओआर बनाने की, एक और कोशिश करते हैं एनओआर बनाने की। कह रहा है कोई बात नहीं, पिछले 7 साल में आप 729 दिन से ज्यादा थे, 730 थे, 31 थे, 32 थे, 35 थे, ज्यादा थे, कोई बात नहीं। एक और कंडीशन चेक करते हैं, चेक करो स्टे इन इंडिया, राइट। चेक स्टे इन इंडिया नहीं, ये कंडीशन है चेक करो रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करो कितना, लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल का स्टेटस चेक करो। और क्या वो पर्सन 9 ईयर नॉन रेजिडेंट था आउट ऑफ 10 ईयर? पिछले 10 साल, कौन से पिछले 10 साल? 24-25 की अगर हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 24-25 के लिए, तो 24-25 से पिछले 10 साल में चले जाओ। हर साल चेक करो क्या वो 9 साल, कम से कम वो 9 साल नॉन रेजिडेंट था। कैसे चेक करोगे? हर साल चेक करेंगे। 182 दिन था, नहीं था, कोई बात नहीं। 60 + 365 था, हां था। अगर दोनों नहीं था तो नॉन रेजिडेंट। फिर उससे 1 साल और चेक करेंगे। ऐसे हर साल का 10 साल तक चेक करेंगे, 10 साल तक चेक करेंगे उस बंदे का स्टेटस। क्या 9 साल नॉन रेजिडेंट था? तो लॉ बोलता है यार देखो पर्सन 9 साल तक तो नॉन रेजिडेंट था, 9 साल तक नॉन रेजिडेंट था। इस बार गलती से, मतलब नॉन रेजिडेंट था मतलब बहुत कम इंडिया आता है। नॉन रेजिडेंट का मतलब ही यही है कि वो बहुत कम इंडिया आता है। मतलब मैक्सिमम टाइम पिछले 10 सालों में 9 साल नॉन रेजिडेंट है बंदा, बहुत ही कम इंडिया आ रहा है। जब बहुत कम इंडिया आ रहा है, इस बार गलती से आ गया, गलती से फंस गया, रेजिडेंट बन गया, गलती से फंस गया, रेजिडेंट बन गया। कोई बात नहीं, आपको रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बुलाएंगे, हम एनओआर बुलाएंगे। एनओआर को भी कुछ रिलैक्सेशन है, एनओआर को भी कुछ रिलैक्सेशन है, आरओआर को कुछ नहीं है, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसीलिए एनओआर, अगर आप रेजिडेंट बन गए हो तो हम कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं शायद आप एनओआर बन जाओ। एनओआर कब बनोगे? आप आए तो इंडिया बहुत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आए जितना ये रेजिडेंट आता है। रेजिडेंट तो यही रहता है, आप उससे थोड़ा कम आए। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हमने कहा 2 चीजें चेक करेंगे। पिछले 7 साल, 24-25 की बात कर रहे हैं तो उससे पिछले 7 साल चेक करेंगे कि आप 729 दिन या उससे कम थे, यू आर एनओआर। ज्यादा थे, कोई बात नहीं, एक और मौका देते हैं। पिछले 10 साल चेक करेंगे कि आप 10 में से कम 9 साल नॉन रेजिडेंट थे, यानी कि आप हर साल बहुत ही कम आते थे, 9 साल तक आप इतना कम आए कि आप नॉन रेजिडेंट थे। तो कोई बात नहीं, इस साल हम आपको एनओआर बोल देंगे, नॉर्मल नहीं बोलेंगे, एनओआर बोल देंगे। बात समझ में आई तो क्लियर लिख देना, एक बार एग्जाम्पल के साथ फिर समझा दूंगा। बात समझ में आई मोटा मोटा तो एक बार क्लियर लिख देना। हाँ जी, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई एक बंदा अगर रेजिडेंट बन गया तो उसके 2 स्टेटस बनते हैं, आरओआर, एनओआर, आरओआर, एनओआर। एक्ट ने आरओआर को डिफाइन नहीं किया, सेक्शन 66A ने डिफाइन किया एनओआर को, एनओआर को डिफाइन कर दिया। वो कहता है एनओआर अब कब मानेंगे हम आपको? आप पिछले 7 साल, कौन से 7 साल?
जो प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पिछले 7 साल हम चेक करेंगे। 729 दिन या उससे कम इंडिया में थे एनओआर, नहीं ज्यादा था, गलती से सर ज्यादा आ गया, माफ कर दो, कह रहा है ऐसे माफी नहीं मिलेगी, एक और कंडीशन है वो चेक करा दो, वो अगर पूरी कर दो तो भी एनओआर बना देंगे। कौन सी? 10 साल, पिछले 10 साल। कौन से 10 साल? जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उससे पिछले 10 साल, उस प्रीवियस ईयर को मत पकड़ लेना, उससे पिछले 10 साल। उससे पिछले 10 साल में क्या आप 9 साल तक नॉन रेजिडेंट थे? कोई भी 9 साल, कोई भी 9 साल, टोटल 9 साल आप नॉन रेजिडेंट थे। हां 10 भी थे तो कोई दिक्कत नहीं, बट 9 जरूर हो। 8 हो गए तो दिक्कत है, 8 नहीं होने चाहिए, कम से कम 9 साल नॉन रेजिडेंट थे। यस मैं नॉन रेजिडेंट था, 9 साल तक मैं नॉन रेजिडेंट था। अच्छा 9 साल तक नॉन रेजिडेंट थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो नॉन रेजिडेंट रहते हो ज्यादातर, इसका मतलब 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट थे, तो कोई बात नहीं, इस बार गलती से थोड़े दिन ज्यादा आ गए, हम आपको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनाते, हम आपको एनओआर बना देंगे। ठीक है, यानी कि ना उसने ये कंडीशन पूरी की ना ये पूरी की, तो वो क्या होगा? ना वो ये पूरी कर रहा है, मतलब वो 729 दिन से ज्यादा इंडिया में था, 730 दिन इंडिया में था, 731 था, 32 था, 40 था, 50 था, 800 था, 7 साल में 729 से ज्यादा था। ना उसने दूसरी पूरी की, वो पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट था, 8 ही साल नॉन रेजिडेंट था, 2 साल रेजिडेंट हो गया। ना उसने पहली पूरी की ना दूसरी पूरी की, क्या होगा उसका स्टेटस? बता दो एक बार चैट बॉक्स में। ना ही उसने पहली कंडीशन पूरी की ना ही दूसरी पूरी की, क्या होगा उसका स्टेटस? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, मेरे को अच्छा लगेगा। यस एक आंसर आया अभी तक। ना उसने पहली कंडीशन पूरी की ना दूसरी पूरी की, क्या होगा उसका स्टेटस? बिल्कुल दूसरा आंसर, परफेक्ट 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 परफेक्ट, आरओआर। सिंपल है, एक्ट ने आरओआर को डिफाइन नहीं किया, बट हम इसके बेसिस पे डिफाइन कर लेंगे कि भाई जो पर्सन एनओआर नहीं है वो आरओआर हो जाएगा, जो पर्सन एनओआर नहीं है वो आरओआर हो जाएगा, राइट। तो जो भी फ्रेंड्स ये दोनों पूरी नहीं करेगा वो आरओआर हो जाएगा। अब मेरे को बोला गया कि अमित आपने 66A के हिसाब से एनओआर को डिफाइन कर दिया, बट मुझे अपने हिसाब से आरओआर को डिफाइन करके बताओ ना। मेरे से किसी ने पूछा एनओआर कौन होता है, मैंने बताया जी एनओआर ना वो पर्सन होता है जो रेजिडेंट है। पहली चीज रेजिडेंट है 6(1) के हिसाब से, सेक्शन 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट है, राइट। 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट कब बनेगा? 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा, या फिर 60 + 365 डेज इंडिया में रहा, वो रेजिडेंट है। तो पर्सन अगर रेजिडेंट है और फिर उससे पिछले 7 साल में देखूंगा 729 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा तो एनओआर हो जाएगा, या फिर वो पिछले 10 सालों में 9 साल कम से कम नॉन रेजिडेंट था तो वो एनओआर हो जाएगा। मैंने कहा जी एनओआर डिफाइन कर दिया। वो कह रहा है एनओआर नहीं डिफाइन करो, मुझे तो आरओआर डिफाइन करके बताओ, मुझे आरओआर डिफाइन करके बताओ, मुझे एनओआर मत डिफाइन करो। तो एक तरीका तो मैं उसको ये बताऊंगा कि देखो ये एनओआर होता है और जो ये नहीं है वो आरओआर है, जो मैंने अभी किया कि जो ये नहीं है, जो ना ये पूरी करता है ना ये पूरी करता है, वो आरओआर है। उसने कहा ऐसा नहीं, मुझे डायरेक्ट आरओआर डिफाइन करके बताओ, हु विल बी आरओआर। तो मैंने कहा ठीक है, लो आरओआर कौन होगा? पहली कंडीशन आरओआर वो होगा स्टे इन इंडिया, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 730 डेज इन 7 ईयर। 730 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में रहा पिछले 7 सालों में, वो कौन होगा? एनओआर। आरओआर एंड यहां पर था और, बट यहां पर आपको लगाना पड़ेगा एंड। अभी बताता हूं क्यों, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एंड क्यों। दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट, लास्ट 10 ईयर, राइट, 2 ईयर रेजिडेंट। मैंने बोला जी एटलीस्ट कम से कम वो बंदा या तो पिछले 7 सालों में, राइट, पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा, एंड वो पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट हो गया। वो पिछले 10 सालों में 9 साल नॉन रेजिडेंट नहीं था, तो कम से कम 2 साल रेजिडेंट ही हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, बट एटलीस्ट 2 ईयर्स तो वो रेजिडेंट हुआ होगा, राइट। तो यानी कि ना आपने 729 दिन वाली कंडीशन पूरी की, इसका मतलब आप 730 दिन से ज्यादा भी रहे,
ना आपने 10 साल वाली कंडीशन पूरी की, इसका मतलब आप 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट भी थे, यानी आपने ये भी पूरी कर दी और ये भी पूरी कर दी। जब आप ये दोनों पूरी कर देते हो तो आप क्या हो जाते हो, आरओआर। बात समझ में आई तो यस लिख देना, क्लियर। कि अगर मुझे डिफाइन करना है एनओआर को एज पर सेक्शन 66A, तो मैं डिफाइन क्या करूंगा, ये। लेकिन अगर मुझसे पूछा गया हु इज आरओआर, तो मैं ये डिफाइन कर दूंगा, बट यहां पर मुझे एंड लगाना है बस। इसकी रिवर्स, इसका रिवर्स, इन दोनों का 729 का रिवर्स, 10 साल में 9 साल का रिवर्स क्या बनेगा, वो ये है, वो ये है, ये। राइट तो चाहे देखो आपको जैसे अच्छा लगे समझ लो, दोनों में कंफर्टेबल हो जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको जब बोलूं एनओआर के बारे में तो आपको इजीली समझ में आना चाहिए, मैं आपको बोलूं आरओआर कौन होता है आपको क्विकली समझ में आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, दोनों तरह से समझ में आना चाहिए मुझे। राइट मैं किसी को दोनों तरह से समझा पाऊं, वो पूछ रहा है एनओआर कौन होता है, मैं एनओआर के हिसाब से समझा दूंगा। वो पूछ रहा है आरओआर कौन होता है, मैं आरओआर के हिसाब से समझा दूंगा। वो पूछ रहा है एनओआर कौन होता है, मैं बताऊंगा पहले तो वो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट की ये कंडीशन, रेजिडेंट बन गया, अब चेक करूंगा जी वो बंदा 729 दिन या उससे कम इंडिया में था पिछले 7 सालों में, यस एनओआर, नहीं था कोई बात नहीं 730 या उससे ज्यादा होगा। या फिर चेक करो पिछले 10 सालों में 9 साल नॉन रेजिडेंट था, यस एनओआर हो गया, नहीं था इसका मतलब 730 दिन से भी ज्यादा इंडिया में रहा और 9 साल नॉन रेजिडेंट नहीं था, इसका मतलब कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट रहा होगा, तभी तो 9 साल नॉन रेजिडेंट नहीं था, 2 साल वो रेजिडेंट रहा होगा, तो मैं उसको आरओआर एक्सप्लेन कर दूंगा। वो कहता है आरओआर बताओ, स्टे इन इंडिया इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 730 डेज इन प्रीवियस 7 ईयर्स, और इन प्रीवियस एंड और गलती से बोल गया मैं यहां, एंड इन प्रीवियस 10 ईयर्स ही वॉज रेजिडेंट एटलीस्ट 2 ईयर्स एंड आरओआर। सिंपल, चाहे मैं इसको डिफाइन कर दूं चाहे मैं इसको डिफाइन कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, सबने लिखा है क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा और उसके बाद लेंगे 5 मिनट का ब्रेक। राइट एक छोटा सा क्वेश्चन, मिस्टर ए है, राइट मिस्टर ए इंडिया आते हैं हर साल 100 डेज के लिए, इंडिया आते हैं हर साल 100 डेज के लिए, पिछले 15 सालों से आ रहे हैं 15 ईयर्स। मेरे को इनका एग्जैक्ट स्टेटस बता दो कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो कौन सा रेजिडेंट है। तो मेरे को 3 स्टेटस आंसर आप कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप बोल सकते हो आरओआर, आप बोल सकते हो एनओआर और आप बोल सकते हो एनआर। आपके आंसर ये 3 आने चाहिए। आपके हिसाब से ये कौन है। 100 डेज आता है, 100 डेज के लिए आता है, ध्यान से देख लेना, हर साल 100 डेज के लिए आता है। हाँ जी, और कोई आंसर करना चाहे। 100 डेज के लिए हर साल आ रहा है। तीन आंसर आए मेरे पास अभी तक। और कोई आंसर करना चाहे, कैलकुलेट करना है कर लो। तीन आंसर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये सारी कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट में एक आंसर आया ईडीयू लाइव एसएसएम। सर रेजिडेंट तो है बट कौन सा वाला रेजिडेंट। रेजिडेंट में आपको 2 है, आरओआर एनओआर। मेरे को आरओआर या एनओआर बताना है, और नॉन रेजिडेंट है तो एनआर लिख दो। चलो अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सब सही आए हैं मेरे पास। आरओआर, ठीक है। कैसे आरओआर होगा, देखो सबसे पहले तो सेक्शन 6(1) की कंडीशन चेक करेंगे। 6(1) क्या बताता है, रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। वो कहता है चेक करो 182 डेज, ये वाली पूरी नहीं होती। दूसरा कहता है चेक करो 60 + 365, तो देखो हर साल 100 दिन के लिए आता है तो 60 हो गया। 365 राइट, तो हर साल 100 दिन के लिए आता है तो 400 दिन हो गए 4 साल में, राइट। तो 400 दिन हो गए, इसका मतलब ये पूरी हो गई। तो ये पर्सन कौन हो गया, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट तो ये नहीं रहा। अब रेजिडेंट में कौन सा वाला रेजिडेंट, आरओआर और एनओआर।
मुझे ये कैलकुलेट करना है। एनओआर की, अगर एनओआर के हिसाब से देखूं, पहली कंडीशन पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम, पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम, तो 729 दिन 7 साल में कितने दिन आएगा? 700 दिन। पहली ही कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है, पहली कंडीशन एक सेकंड, 729 या उससे कम, पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। हाँ जी, 729 दिन या उससे कम कौन होगा? रिवाइज करोगे आंसर? कौन होगा ये पर्सन? आरओआर, एनओआर? शौर्य, यहां ध्यान देना, 729 दिन या उससे कम, और यहां और लगा हुआ है, एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा? एनओआर। 729 दिन या उससे कम 7 साल में आप थे, यू आर एनओआर। हां जी, आंसर रिवाइज करना है, अभी दोबारा कैलकुलेट करना है, कर लो। देखो 10 ईयर्स तो चेक ही नहीं करना, 10 ईयर्स तो चेक ही नहीं करना, मेरी पहली कंडीशन ही पूरी हो गई, पहली कंडीशन ही पूरी हो गई, राइट? एनओआर होगा, बिल्कुल एनओआर होगा। थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, ये 100 डेज की जगह ये 105 डेज इंडिया में था। अब बताओ, 105 डेज इंडिया में था, अब बताना, दोबारा कैलकुलेट कर लो 105 के हिसाब से। ये पर्सन 105 हर साल इंडिया में आता है, 15 साल से इंडिया आ रहा है, क्या होगा इसका स्टेटस? हाँ जी, वन 105 डेज इंडिया में आता है, थोड़ा सिचुएशन को चेंज कर दिया मैंने, 100 की जगह हर साल 105 दिन इंडिया में आता है, क्या होगा इसका स्टेटस? 3 स्टेटस मुझे बता दो, आंसर आना चाहिए ये 3 में से कोई एक आपका, एनओआर, आरओआर और एनआर, ये 3 में से बता दो कौन होगा, कौन होगा ये पर्सन? पिछले 15 साल से आ रहा है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, पिछले 15 साल से हर साल 105 दिन इंडिया में आता है, कौन होगा? कैलकुलेट करें, चलो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 105 दिन आता है, राइट? पहली कंडीशन 61 की चेक करेंगे, 182 डेज, राइट? 182 दिन या उससे ज्यादा नहीं पूरी होती। दूसरी कंडीशन 60 प्लस 365, ये पूरी हो जाती है, राइट? 105 दिन के लिए इंडिया आया, 105 इंटू 4 करूंगा 420 दिन, तो ये 60 से भी ज्यादा रहा और 365 से भी ज्यादा हो गया पिछले 4 सालों में, राइट? तो ये पर्सन कौन हो गया? रेजिडेंट। रेजिडेंट हो गया, ये कंफर्म है। लेकिन अब रेजिडेंट में कौन सा रेजिडेंट, ये चेक करना है मुझे। 105 दिन, राइट? 105 दिन। अब एनओआर के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूं, एनओआर में पहली कंडीशन क्या थी? पिछले 7 सालों में 729 दिन या उससे कम। 105 मल्टीप्लाइड बाई 7 करूंगा तो कितने आएंगे? 735, 735 दिन। क्या ये 729 दिन या उससे कम है? नहीं। तो पहली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। अब दूसरी कंडीशन चेक करो। दूसरी कंडीशन में बोलता है इससे पिछले 10 साल में, इससे पिछले 10 साल में कौन से? 2024, ये मेरा है 23, 24, 2022, 23, 2021, 22, 10 साल का चेक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। 2020, 2019, 2018,
2017, 2016, 2015, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2014, राइट। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर साल चेक करो। 23-24 में 105। अब 23-24 में चेक करो क्या वो रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट था। पिछले 10 साल में उसको 9 साल मुझे नॉन रेजिडेंट बनाना है एनओआर बनाने के लिए, राइट। नॉन रेजिडेंट बनाना है। तो पहले साल में क्या था उसका स्टेटस? 23-24, 24-25 से पिछले 10 साल 23-24 में, राइट, क्या था उसका स्टेटस? 23-24 में 105 दिन के लिए आया। 182 वाली कंडीशन तो कहीं भी पूरी नहीं होगी, वो हम बात ही नहीं करते। 60 प्लस 365, राइट, 365 पूरी हो जाती है क्योंकि 105 दिन के लिए इंडिया आया। तो यहां पर क्या था? रेजिडेंट। यहां पर भी 60 प्लस 365 रेजिडेंट, यहां पर भी रेजिडेंट, यहां पर भी रेजिडेंट, यहां पर भी रेजिडेंट। हर साल रेजिडेंट दिख रहा है वो मेरे को। और मेरी कंडीशन थी 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट, राइट। बट वो अगर 2 साल भी रेजिडेंट हो गया तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन कौन हो जाएगा? आरओआर, राइट, आरओआर हो जाएगा, राइट। आंसर भी सबका आरओआर आया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस कि पहली चीज जो मैंने यहां पर आपको बताया, यहां पर 729 डेज और दिस, ये 2 कंडीशन है, 729 दिन या ये, राइट। 2 कंडीशन है, दोनों में से एक भी पूरी हुई तो वो एनओआर होगा, दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई तो वो आरओआर होगा। या फिर मैं आरओआर की तरह देखता हूं तो ये दोनों कंडीशन जो मैंने लिखी है 730 दिन या उससे ज्यादा प्लस 10 साल में 2 साल रेजिडेंट, ये दोनों पूरी हो गई तो वो आरओआर। दोनों के एंगल से आप सोच सकते हो, दोनों को आप डिफाइन कर सकते हो। सेक्शन 61A ने एनओआर को डिफाइन किया, आरओआर को हमने खुद डिफाइन कर लिया सेक्शन 61A के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि भाई जो एनओआर नहीं है वो आरओआर ऐसे बनेगा, राइट। एक 5 मिनट का फ्रेंड्स ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद एक क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे और एक और नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, राइट। चलिए जी, 5 मिनट, 9:35 हुआ है, 9:40 पे मिलते हैं। इतने कुछ क्वेरी है वो भी सोच के रख सकते हो, आप पूछ सकते हो, चाहे क्वेरी अपनी आप चैट बॉक्स में डाल देना। हाँ जी, शुरू करें। तो एक बार जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, बुक में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर, सेक्शन 66A, एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी कंसिडर्ड टू बी एनओआर। मतलब सबसे पहले रेजिडेंट इन इंडिया, और अब बात हम कर रहे हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड टू बी एनओआर इफ ही इज कंप्लाइड विद और एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन बिलो। दोनों में से कम उसने अगर एक कंडीशन भी पूरी कर दी है, ही इज एनओआर। पहली कंडीशन, इफ सच इंडिविजुअल हैज ड्यूरिंग दिस 7 ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बीन इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस। 7 प्रीवियस ईयर, 729 डेज और लेस। कंडीशन नंबर 2, और लगा हुआ है यहां पर, राइट, और लगा हुआ है। कंडीशन नंबर 2, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेजिडेंट in India in 9 years out of 10 previous preceding relevant previous year। पिछले 10 सालों में 9 साल वो क्या था? नॉन रेजिडेंट था। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी, ही इज एनओआर। इफ ही हैज नॉट कंप्लाइड विद इवन ए सिंगल कंडीशन, ही विल बी कंसिडर्ड आरओआर। एक भी कंडीशन पूरी नहीं की, आरओआर, ठीक है। आगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरओआर कौन होगा? Income Tax Act has defined NOR, but we can define ROR in the manner given below। Income Tax Act ने NOR को डिफाइन किया है, ROR को डिफाइन नहीं किया। हम डिफाइन कर सकते हैं, if individual is NOR, right? If individual is not NOR, then he will be ROR। कोई NOR नहीं है तो वो ROR होगा। In other words, an individual is said to be resident and ordinary resident if he satisfied both the following condition। दोनों कंडीशन पूरी कर दे। कौन सी?
His stay in India in last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more. Last 7 year 730 days or more. दूसरी, he is resident in any 2 out of last 10 years, right? He is resident. 2 साल, पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम वो क्या था? रेजिडेंट. अगर वो रेजिडेंट था तो हम उसको ROR मान लेंगे, राइट? तो किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले यह निकालना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि उस स्टेटस के हिसाब से कौन सी इनकम उसके टैक्सेबल इंडिया में होनी है या नहीं होनी है वो हम डिसाइड करेंगे, राइट? तो ये स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना स्टेटस के मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट? If individual is satisfied both the condition mentioned above, he is resident and ordinary resident. But if only one or none of condition is satisfied, या तो एक ही satisfy की या उसने दोनों में से एक भी नहीं की. The individual is resident but not ordinary resident. वो इनमें से एक पूरी करता है, एक पूरी नहीं करता. इसका मतलब NOR की एक पूरी हो गई तो वो NOR हो गया. वो इन दोनों में से एक भी पूरी नहीं करता, इसका मतलब NOR की दोनों पूरी हो गई. और NOR में था कोई एक भी पूरी हो गई तो NOR, तो वो NOR हो जाएगा, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स. डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 हु स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग वेरियस फाइनेंशियल ईयर एज अंडर. तो ये फ्रेंड्स डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का हिसाब आपको दिया हुआ है. 24-25 जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 100 डेज, उससे पहले के आप ये देखोगे ये दे रखे हैं आपको अलग अलग, राइट? 23-24 से लेकर 9-10 तक का हिसाब दे रखा है आपको, नंबर ऑफ डेज. वो आपसे कह रहा है जी इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो मेरे को, राइट? तो एज पर सेक्शन 6(1) स्टे इन इंडिया इज 60 डेज, राइट? 100 डेज लेस देन 60 डेज से ज्यादा है, बिल्कुल 60 प्लस 365 पिछले 4 साल का टोटल कर लो. 200 प्लस 91 प्लस 90 प्लस 89, इन 4 साल में देखेंगे क्या ये 365 से ज्यादा बन रहे हैं? यस, 365 से ज्यादा है. तो कह रहा है स्टे इन इंडिया इज 60 डेज प्लस 365 ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हेंस ही इज रेजिडेंट. कंफर्म हो गया रेजिडेंट. अगर नॉन रेजिडेंट होता तो आगे कुछ देखना ही नहीं. रेजिडेंट है तो आगे देखेंगे कौन सा वाला रेजिडेंट, ROR और NOR, राइट? NOR देखने के लिए मेरे को क्या देखना है? पिछले 7 साल. 1 2 3 4 5 6 7 ये पिछले 7 साल का टोटल निकाल लो. 291 90 89 87 82 91 इन सातों का टोटल निकाल लो. इन सातों का टोटल ये 730 बता रहा है. 730 आएगा. 730 आया, इसका मतलब 729 या उससे कम दिन नहीं था, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, राइट? His stay during 7 years is 730 days. Hence, he is not able to comply with first condition. अभी दूसरी कंडीशन चेक करेंगे. Now, let's check the second condition. दूसरी कंडीशन चेक करेंगे. दूसरी कंडीशन के लिए देखो पूरा इसने चार्ट बनाया कि जी 23-24 कितने दिन, 22-23 कितने दिन, राइट? 21-22 कितने दिन. तो आप देखोगे नीचे तक ये 10 साल का एक चार्ट बना हुआ है, राइट? ये 10 साल का एक चार्ट बना हुआ है. आपकी स्क्रीन पर पूरा एडजस्ट कर देता हूं, ये, राइट? 7 साल ऊपर है और 3 साल नीचे अगले पेज पे चले गए, राइट? तो उसने देखा ये 10 साल में कितने दिन है जी. 10 साल का उसने देखा, हिसाब लगाया, और 10 साल के अंदर 7 साल पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई. दूसरी कंडीशन के अंदर 200, राइट? पीरियड ऑफ स्टे इन लास्ट 4 ईयर. तो 23-24 के लिए लास्ट 4 ईयर इसका टोटल निकाला, 357 ये आ गया. फिर इस साल के लिए देखेंगे लास्ट 4 ईयर इसके वाले ये वाले, राइट? हर साल के लास्ट 4 ईयर का टोटल करके उसने यहां लिख दिया. हर साल के लास्ट 4 ईयर निकाल लिए, राइट? अब देखा पहले साल 182 डेज की कंडीशन तो देखो पूरी हो गई. पहले साल 182 डेज की कंडीशन पूरी हो गई, ही इज रेजिडेंट. 182 डेज से ज्यादा है, रेजिडेंट है, कुछ नहीं देखना आगे. दूसरे में 60 डेज ज्यादा है, प्लस 365 नहीं है, 365 डेज नहीं हो रहा, नॉन रेजिडेंट, राइट? 60 से ज्यादा है बट 365 से कम है, नॉन रेजिडेंट. 60 से ज्यादा है बट 365 से कम है, नॉन रेजिडेंट. जहां पर भी 60 से ज्यादा है प्लस 365 से ज्यादा है वहां पर वो रेजिडेंट बनेगा, बट किसी भी केस में 365 से ज्यादा नहीं था. तो 9 साल वो बंदा नॉन रेजिडेंट बन गया. 10 साल में केवल 1 साल रेजिडेंट, बाकी साल नॉन रेजिडेंट, राइट? तो सेकंड कंडीशन उसने पूरी कर दी. ही इज एबल टू कंप्लाई विद सेकंड कंडीशन ऑफ 66A. ही इज नॉन रेजिडेंट. In 9 years
आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ही इज एनओआर, ही इज एनओआर। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को ना खुद से अपने रजिस्टर में ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना है विद सॉल्यूशन मैंने यहां पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन कई बार इस तरह का भी आ सकता है, जैसे एक तो ये हो गया एग्जाम्पल 2 भी मोटा मोटा एग्जाम्पल 1 की तरह ही है, राइट। तो इसको मैं भी छोड़ रहा हूं, आप खुद से इसको ट्राई करना। एक कई बार क्वेश्चन किस तरह का आता है मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल 3 देखना। इसमें वो आपको ये नहीं बताएगा नंबर ऑफ डेज, वो आपको ये बता देगा जी अमेरिकन सिटीजन है। अच्छा फ्रेंड्स, यहां पर ना एक चीज बता देता हूं, मैंने ये जो आपका स्टडी मटेरियल है ये 3-4 दिन पहले डाल दिया था। जिन्होंने परसों से पहले डाउनलोड कर लिया था या कल से पहले डाउनलोड कर लिया था, एक बार री डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जांपल 3 और 4 में ना कुछ छोटा छोटा एरर था जो मैंने ठीक कर दिया है, राइट, ठीक कर दिया है। दोबारा डाउनलोड कर लेना या फिर एक काम करना, पीडीएफ खोल के, डाउनलोड मत करना, पीडीएफ खोल के अपने में चेंज कर लेना। अगर किसी ने प्रिंट ले लिया है तो अपने में चेंज कर लेना उसको, ठीक है। छोटा मोटा कुछ एरर था वो मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जी, अराइवल डेट क्या थी 30 जून, डिपार्चर कब था 10 मई, फिर दोबारा 12 सितंबर 23 को आया और 10 जुलाई 24 को गया, और कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ फॉर ऑल द ईयर्स। तो वो क्या कह रहा है, अमेरिकन सिटीजन है। जो एक क्वेश्चन था किसी का कि इंडियन सिटीजन के लिए क्या ये रूल, नहीं इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये पर्सन अमेरिकन सिटीजन है, फर्स्ट टाइम इंडिया आया 30/6/2020 को, 30 जून 2020 को पहली बार इंडिया आया, उससे पहले कभी इंडिया आया ही नहीं है वो, राइट। 30 जून 2020 को आया, 10 मई 21 को चला गया, फिर 12 सितंबर को दोबारा आ गया 23 में, 10 जुलाई 24 को फिर चला गया, राइट। तो वो कह रहा है मेरे को इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। तो पहली बार वो कब आया 30 जून 20, यानी कि 20-21 में वो पहली बार आया, इससे पहले का उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, 20-21 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 लास्ट, राइट। 20-21 में 30 जून को आया, 10 मई 21 को गया। अब निकालो 30 जून से लेकर करंट फाइनेंशियल ईयर में जो पड़ेगा, 30 जून से लेकर 31 मार्च 21 तक पड़ेगा, 30 जून से 31 मार्च 21, क्योंकि अप्रैल और मई 21 अगले फाइनेंशियल ईयर के हैं, वो उसमें काउंट करेंगे, राइट। तो 30 जून से 31 मार्च तक उसके आप डेज निकालोगे, जिसमें आप 30 जून का एक दिन भी कंसीडर करना है आपको, राइट। तो जून का एक दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, राइट, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी में लीप ईयर का ध्यान रखना है, फरवरी में लीप ईयर नहीं होना चाहिए। आई होप लीप ईयर सबको पता होगा, हर 4 साल में लीप ईयर आता है, फरवरी 29 दिन की होती है, राइट। तो क्या वो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी के 29 दिन काउंट करने हैं, नहीं है तो 28 दिन काउंट करने हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना है, राइट। तो आप उसके दिन निकाल लोगे, 275 डेज आ गए। सेम 21-22 में, 21-22 में क्योंकि वो 10 मई को गया, तो 1 अप्रैल 21 से 10 मई 21 तक इंडिया में था, तो अप्रैल के 30 दिन और 10 दिन मई के 40 दिन, राइट। उसके बाद वो 12 सितंबर को आया, यानी कि 22-23 में वो इंडिया था ही नहीं, 12 सितंबर 23 को इंडिया में आया, राइट। तो 10 मई 21, 21-22 का हो गया, 22-23 में इंडिया में नहीं था, 12 सितंबर पड़ेगा 23-24 में, 23-24 में इंडिया आया, 12 सितंबर को आया और 10 जुलाई को फिर गया, 10 जुलाई 24, तो 31 मार्च 24 तक का 23-24 के लिए, फिर 1 अप्रैल से 10 जुलाई तक का 24-25, नंबर ऑफ डेज निकाल लिया आपने। अब उसका नंबर ऑफ डेज एक बार मेरे पास आ गए, तो कई बार फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन बहुत केयरफुल होकर करनी है कि मेरे को डेट दे सकता है, मेरे को वहां पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट खुद करने पड़ेंगे, राइट, कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कब पीरियड स्टार्ट हो रहा है, कब पीरियड एंड हो रहा है, उसके नंबर ऑफ डेज। एक बार मेरे को नंबर ऑफ डेज मिल गए, उसके बाद तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, राइट। पीरियड ऑफ स्टे इन लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल, तो ये वाले 24-25 के लिए पिछले, यहां पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, 24-25 नीचे है, राइट। तो इसके पिछले 4 साल, राइट, इसके पिछले 4 साल आप ये काउंट करोगे, ये वाले 4 साल काउंट कर लो, 517 दिन आते हैं, राइट। इस साल के लिए आप ये 3 ही साल अवेलेबल है, 4 है ही नहीं, उससे पहले था ही नहीं वो इंडिया में, तो इन 3 साल का टोटल 315 आ जाएगा। इस साल में इंडिया आया ही नहीं, तो ये 2 साल का ही टोटल ले लो, 315 दिन, इससे 40 आया, इससे पिछले 4 साल एक ही साल है, 275 दिन, और इससे पहले इंडिया आया ही नहीं, इसलिए इसके लिए 0 होगा, कोई था ही नहीं इससे पहले। अब हर साल का चेक कर लो क्या है वो, राइट। तो इस तरह से आप इसका स्टेटस निकाल लोगे, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह की और भी कुछ सिचुएशन दे रखी है यहां पर, उसको आप प्लीज खुद से ट्राई करना। यहां पर
यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिस्टर अमेरिकन एक्स अमेरिकन सिटीजन, यहां मल्टीपल डेट्स दे रखी है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया सिचुएशन को। ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स मेरे को खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। अभी हो गया 9:53। मेरे को एक एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट शुरू करवाना है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अपने आप से कर लेना, एक बार ट्राई करना है इसको, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे से आप क्लास में पूछ लेना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर ये इशू है, तो वो मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा आपका। बट मोटा मोटा सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। मेरे को एक कॉन्सेप्ट शुरू करवाना है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कवर्ड इन स्पेशल कैटेगरी। और ये कॉन्सेप्ट अब अपने क्लास को 7 मिनट बचे हैं, 15-20 मिनट और खींच लेंगे, होगा नहीं पूरा। तो एक काम करता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको रखता हूं मैं फिर, क्योंकि कुछ स्पेशल कैटेगरी है, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं आपको, इसके बारे में बता देता हूं। नॉर्मली जो हमारा रूल है, जो हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या था कि सबसे पहले आपको पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 6(1) ने बताया, 6(1) कि भाई पर्सन कब रेजिडेंट होगा, पर्सन कब रेजिडेंट होगा। तो उसने बोला कि जी 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक, राइट। आपका आज का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार देख लेना, इसको समझ लेना, राइट। दोनों में से कोई एक भी पूरी कर दी, या तो 182 डेज और मोर इंडिया में था प्रीवियस ईयर में, या प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में, राइट। प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस प्रीवियस ईयर से 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था, तब भी वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, हमने रेजिडेंट निकाल लिया। अब रेजिडेंट की भी फर्दर 2 कैटेगरी, ROR, NOR। ROR, NOR। ROR को एक्ट ने डिफाइन नहीं किया, NOR को एक्ट ने डिफाइन किया। NOR को एक्ट ने डिफाइन किया, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 66A। अगली क्लास में सारे सेक्शन याद करवाऊंगा, अभी बहुत सारे सेक्शन आएंगे अगली क्लास में, सारे याद करा दूंगा, राइट। तो सेक्शन 66A ने क्या बोला? NOR के बारे में बोला। क्या बोला NOR के बारे में? 2 कंडीशन, फिर दोनों में से एक भी पूरी कर दो NOR हो जाओगे। पहली कौन सी? 729 दिन या उससे कम इंडिया में थे पिछले 7 सालों में। पिछले 5-7 साल, कौन से पिछले 7 साल? जो जिस प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, उस प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल। 729 दिन या उससे कम इंडिया में थे, आंसर यस है, यू आर NOR। दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं चेक करने की। लेकिन नहीं, मैं 730 दिन था, 740 दिन था, 729 से ज्यादा था, दूसरी कंडीशन चेक कर लो। दूसरी कंडीशन, पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 9 ईयर आप नॉन रेजिडेंट थे। पिछले 10 साल, कौन से पिछले 10 साल? जिस साल के लिए चेक कर रहे हो, हमारे लिए 24-25। 24-25 से पिछले 10 साल चेक करो, उन 10 साल में एटलीस्ट 9 ईयर नॉन रेजिडेंट, एटलीस्ट 9 ईयर नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगा? NOR। दोनों में से एक भी पूरी नहीं की, इसका मतलब ROR की दोनों पूरी कर दी। दोनों में से NOR की एक भी पूरी नहीं की, तो एक भी पूरी कर दी तो NOR, एक भी पूरी नहीं की तो वो ROR। मतलब ROR को अगर डिफाइन करना है तो क्या पर्सन 730 दिन या उससे ज्यादा था? यस था। एंड क्या पर्सन पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट था? हां था। NOR की एक भी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ROR की दोनों पूरी हो गई। तो इसीलिए ROR जब चेक करेंगे तो एंड लगाए, NOR जब चेक करेंगे तो और लगाए। ध्यान देना इस चीज पे, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कोई, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ROR और NOR डिफाइन करोगे। क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ किए, जिसके अंदर हमने देखा कि कई बार वो मेरे को डेट देगा, कई बार नंबर ऑफ डेज देगा। नंबर ऑफ डेज देगा, मेरी लाइफ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेट देगा तो मेरे को डेज कैलकुलेट करने हैं, अगर डेट दी डेज कैलकुलेट करने हैं। एक हमने टेरिटोरियल वाटर का कंसेप्ट भी देखा था। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी कोई आके शिप खड़ा हो जाता है, बंदा शिप में है, बंदा बोट में है, उसके भी नंबर ऑफ डेज इंडिया में काउंट कर लेंगे और उसके हिसाब से उसका स्टेटस निकाल देंगे। तो ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई। उन्होंने बोला कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, इनको हम नॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकते, इनको कुछ डिफरेंटली ट्रीट करना है। डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए हमने बोला इन पे कुछ डिफरेंट रूल लगाएंगे, डिफरेंट लॉ लगाएंगे, राइट। वो कुछ 3 डिफरेंट कैटेगरी है और एक स्पेशल और है, तो टोटल 4 मानो आप। टोटल 4 स्पेशल कैटेगरी बनाई गई कि ये 4 कैटेगरी में अगर पीपल फॉल कर रहे हैं तो इनका स्टेटस इस मेथड से नहीं निकलेगा, उसमें कुछ और लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। मतलब इसमें से कुछ पोर्शन आएगा, बट थोड़ा थोड़ा आएगा और थोड़ा थोड़ा कुछ और भी है। तो अलग तरीके से इन 4 लोगों का कैलकुलेट करेंगे। तो इन 4 लोगों का
कैसे कैलकुलेट होगा वो नेक्स्ट क्लास में परसों बताऊंगा, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी परसों शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिकैप लेंगे 5-7 मिनट के अंदर आज की क्लास का, एंड देन अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ क्वेरी है, यू कैन आस्क योर क्वेरी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में? इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता रहा हूं इसके अंदर ना बड़ा कंफ्यूजन होता है नंबर ऑफ डेज को लेकर। नंबर ऑफ डेज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना। क्वेश्चंस काफी सारे इसके अंदर दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बढ़िया आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है ये कि आप सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करो। उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि जी कौन सी इनकम इसके केस में टैक्स होगी, कौन से में नहीं होगी। अगर वो ROR है तो मैक्सिमम इनकम टैक्सेबल होंगी। अगर वो NOR है तो कुछ चीजें छोड़ देंगे, और अगर वो NR नॉन रेजिडेंट है तो काफी चीजें छोड़ देंगे। NOR को सबसे कम आइटम पे टैक्स देना है, NR को सबसे कम आइटम पे टैक्स देना है, NOR को उससे थोड़े ज्यादा आइटम पे टैक्स देना है, और ROR को सब पे ही टैक्स देना है, ठीक है जी। और कुछ क्वेरी यू कैन आस्क, आई होप चीजें क्लियर होंगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ और भी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, उसके भी नोटिफिकेशन, प्लस जब मैं लाइव ये डालूंगा, लाइव होगा, उसके भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरी टीम से तो आते ही हैं, साथ में वहां से भी आ जाएंगे। क्लास स्किप नहीं होगी, ठीक है। कोई डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस क्लास। नहीं दिव्या, फाइनल का अभी प्लान नहीं है, अभी केवल CA फाइनल का अभी, या किसी भी फाइनल लेवल पे कोई प्लान नहीं है। आगे का भी बनता है, देखेंगे। माधवी की एक क्वेरी है, वो मैं ले लेता हूं एक बार। माधवी, एडवांस टैक्स से रिलेटेड था क्या? एडवांस टैक्स से रिलेटेड था। मैं एडवांस टैक्स ओपन कर लेता हूं। लास्ट क्लास तो अपनी एडवांस टैक्स पे हुई थी ना। नेक्स्ट क्लास परसों होगी, नेक्स्ट क्लास परसों है। एडवांस टैक्स का माधवी का कुछ क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूं। राइट, एडवांस टैक्स में माधवी ने लिखा है पेज नंबर 6, पेज 7, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। माधवी, ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला है। पार्टनरशिप फॉर्म मेड फॉलोइंग पेमेंट्स, यस लिखना एक बार आप। और यहां पर डाउट क्या है वो मुझे थोड़ा सा लिख देना जरा। माधवी, थोड़ा सा डाउट लिखना, उसमें डाउट क्या है आपको, एक बार मेरे को डाउट आप लिख देना इसमें क्या आ रहा है। %30 टैक्स। माधवी, पहली क्लास याद करो, पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था जब हम लोगों ने कंपटीशन ऑफ टैक्स, ये कौन है? पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म है, बस यहीं पे 30% टैक्स लग गया इस पे, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म जो स्लैब अप्लाई होगा वो किस पर अप्लाई होता है? इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF पे स्लैब अप्लाई होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म है उसको 30% टैक्स देना है, कंपनी है उसको 30% अप्लाई टैक्स देना है। AOP BOI पे भी स्लैब अप्लाई होता है, बट उसमें मैंने बताया था कि उसमें कुछ डिफरेंट मेथड है टैक्स कैलकुलेट करने का, जो कि आपके कोर्स का, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो मैंने बोला था हायर चांसेस है AOP BOI पे आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ जाए तो स्लैब लगा देना, क्योंकि जो स्लैब के अलावा कैलकुलेशन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। तो अगर AOP BOI का कुछ आ जाए तो स्लैब लगा देना। तो
तो पार्टनरशिप फर्म पे 30% टैक्स रेट है फ्लैट। आप पहली क्लास के नोट्स उठाना, पार्टनरशिप फर्म पे स्लैब रेट डिफरेंट है, स्लैब है ही नहीं, 30% टैक्स है। दूसरा, सरचार्ज का रेट डिफरेंट है, सेम कंपनी पे सरचार्ज रेट का डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन सेम है, बट टैक्स 30% निकलेगा। उसके बाद 234 ए बी सी तीनों सेम तरीके से कैलकुलेट होगा। आई होप क्लियर होगा माध्य भी। और किसी का कुछ डाउट? मैं बीच में ना ट्राई करूंगा, मैं देखता हूं, प्लान करता हूं। अभी तो क्या है, जैसे अभी आप लोग क्वेरी पूछ लेते हो, आपके माइंड में कुछ आता है, फिर भी कुछ और क्वेरीज हैं जो आप बोलकर बात करके डिस्कस करना चाहते हो। मैं कुछ जूम के सेशन रख लूंगा बीच में, कुछ क्वेरीज से रिलेटेड। मैं टाइम का अपना शेड्यूल बना के एक बार रख लूंगा कुछ बीच में, तो आपकी जो क्वेरीज ऐसी हो जो आप इकट्ठी कर लेना, कोई भी छोड़ूंगा नहीं, एक भी क्वेरी आपकी, ठीक है। जूम के सेशन कर लूंगा जिसमें 101 आप उसके अंदर आके पूछ सकते हो, ठीक है। 101 कर लेंगे या ग्रुप के कर लेंगे, जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हो आ जाना, जिसकी क्वेरी हो। मैं टाइम उसका आपको बता दूंगा, और उस जूम के सेशन को ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर क्या होगा, आप बात कर सकते हो मेरे से, तो आप बोल के अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हो वहां पर, राइट। आपकी क्वेरीज ले लूंगा। कई बार होता है मैं लिख नहीं पाता, या वो लिख के हम कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो रियल प्रॉब्लम होती है कि हम नहीं लिख के एक्सप्लेन कर पाते, बट हम बोल के एक्सप्लेन अच्छे से कर लेते हैं उसको। तो हम उसके लिए सेशन रख लेंगे अलग से, डोंट वरी। और एक चीज मैं और प्लान कर रहा हूं कि हर चैप्टर के मैं कुछ आपको ना, चैप्टर के बाद या क्लास के एंड में मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। मैं बना रहा हूं शॉर्ट नोट्स, जैसे इसका शॉर्ट नोट मेरा रेडी हो चुका है कि एग्जाम टाइम से एक दिन पहले अगर आपको पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करना है, 3-4-5 घंटे में केवल आप इजीली रिवाइज कर पाओ, उस रिवीजन के भी शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्लान कर रहा हूं, राइट। तो वो मैं बस देखता हूं कि हर क्लास के बाद करूंगा या लास्ट में अपनी 3-4 क्लास लगा के उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे उसको, कि एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, जिसमें आपका जितना भी आपने किया है वो रिवाइज हो जाएगा। साथ में आपको एक हेल्प मिल जाएगी, ये हिंट मिल जाएगा कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो वो भी कर लेंगे। चलो, और कोई क्वेरी नहीं है मेरे ख्याल से। आज के लिए इस सेशन को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं।